अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज़ विद मी नादिया खान, ज़ुहैब हसन और हमारी सुबह की कॉफ़ी। सुबह की कॉफ़ी बहुत ज़रूरी थी आज, क्योंकि नादिया कुछ ही कह रही थी कि पता नहीं क्या आपको थोड़ा सा आज बड़ा ब्रेन फॉग नहीं नजर लगती है ना। जब ज्यादा नजरों में आओ ना तो फिर नजर लगती है। हाँ, इतना हम कल डिस्कस हुए, हर जगह हमारे शो का जिक्र, हर जगह चैनल का जिक्र, और उसमें ऑब्वियसली फुटेज में मैं और ज़ुहैब भी थे, तो मुझे लग रहा है मेरे सर भारी मेरी आपको कुछ नजर उतारनी पड़ेगी। अच्छा मुझे बताया, आप तो नजर लग गई। जो कोशिश करते हैं नजर लगवाने के लिए, यार ये बड़ा आजकल आप देखें कि क्या ये नहीं एक साइंस ही है ये। या तो आप बहुत कोई वियर्ड बात करें, बैलेंस रहते हुए अपने आप को नजरों में लाना, ये एक बड़ा डिफिकल्ट काम हो गया ना। हम वायरल हो जाते हैं क्योंकि दैट्स द वे वी आर। हम अपना नॉर्मल जॉब कर रहे होते हैं और वो वायरल होता है, लेकिन कुछ लोग जॉब ही ऐसी करते हैं कि वो वायरल हो टू गेट वायरल, और उसके लिए फिर उसमें उनके कोई कहते हैं ना कि एथिक्स, मॉरल्स, प्रिंसिपल्स कुछ नहीं रह जाता। जब हम सोशल मीडिया पे कुछ आपके ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल ये यूट्यूबर टिकटॉकर्स को देखते हैं, सभी स्टार्स भी आप देखिए, स्टार्स भी ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, मतलब इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि कोई सेन आदमी नहीं सोच सकता ये, लेकिन बाद में पता चलता है कि दी ही इसलिए जाती है स्टेटमेंट्स। ये मैं हैरान हूं क्यों ऐसे करेंगे कि जी आपको नजरों में आना है। इतनी बेहूदगी, इतनी बेहयाई चल रही है कि दुख हो रहा है कि फिर उसके बाद आप कहते हैं कि जी टिकटॉकर ये वो। अच्छा, 2-3 भी करते हैं ना तो सब बदनाम होते हैं, सबको इमेज खराब होता है। तो ये रोकें अपने कम्युनिटी के लोगों को। टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर जो गलत कंटेंट बना रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, मेल फीमेल जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, इन्फ्लुएंसर तो खैर इन्फ्लुएंस तो कर रहे हैं लेकिन गंदा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आप इनको जो है ना इनको समझाएं। उन तक ही महदूद नहीं है बात। मैं कह रहा हूँ पूरा जो ये मीडिया है, इसको सोशल मीडिया भी ले लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी ले लें, सभी ले लें। इट हैज टू बी रेगुलेटेड। बड़े स्टार्स हो वो भी इस तरह की बात कर देते हैं, अजीब व गरीब सी, जो आपको समझता है कि आपको लगता है कि यार क्या बात कर दी उन्होंने। इसको मुझे लगता है ये रेगुलेट करना बड़ा जरूरी है। लाइसेंसेस होने चाहिए विदाउट विच, जिस अब यूएई में भी है कि जी आपका इन्फ्लुएंसर का लाइसेंस होगा। लाइसेंस के बगैर आप जो है, और आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। इफ यू हैव उस लाइसेंस की ठीक ठाक, तो फिर थोड़ी सी जिम्मेदारी आ जाती है कि भाई हमें कोई देख रहा है और हमारे खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो खैर अपने आप को जस्ट बी योरसेल्फ, ठीक है। कोई भी आप काम कर रहे हैं बस दिल से वो काम करें, और अपनी इंटेंट को जो दिल कह रहा है उसको फॉलो करते हुए आप कोई भी बात करेंगे तो वो वायरल होगी। लोग शर्म के दायरे जो बात निकलती है असर लगती है, क्योंकि बस कम दिनों की इज्जत आपको लगता है इज्जत, शोहरत है। इज्जत नहीं होती, शोहरत आती है और फिर बहुत ही बुरा टाइम आता है। आपको स्टेटमेंट देनी पड़ती है, नेवर एंडिंग सिलसिला है। एक और आप ऐसी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, फिर वायरल होंगे। तो हमने कहा बात करें इस पे ऐसे। अच्छा जी, लेकिन हमें जल्दी से जरा बता दें कि हमारा शो पे क्या होने जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस भी जारी है, उसकी हमने बात करनी है, और इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म चल रहा है, इस पर बात होगी। फिर कराची के बारे में भाई एक रिपोर्ट आई है, और उसमें कहा गया कि 2050 तक कराची जो है वो दुनिया के 5 बड़े शहरों में शामिल हो जाएगा। अच्छा, ये रिपोर्ट जो दी है, यूएन की रिपोर्ट है 5-10। अच्छा 10, ओके चलें 10 कर लेते हैं। लेकिन मैं तो वैसे ही थोड़ा इख्तिलाफ कर रहा हूँ इस रिपोर्ट से। पहले 8 शहर होते थे, 10 हो गए, और कह रहे हैं आगे जाके पता नहीं 50 तक, पता नहीं 37 हो जाएंगे। लेकिन मैं इस रिपोर्ट से कि वो कह रहे हैं कि 3 करोड़ 30 लाख तक आबादी हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूँ अगर सही सर्वे हो यहाँ पर ऑलरेडी से ज्यादा सेंसस अगर सही तरीके छुपाए हुए हैं बच्चे, लोगों ने नहीं बता रहे, लोगों ने बच्चे छुपाए हुए हैं। ये तो 3.5 तो हम कब से सुन रहे हैं, हम तो ये सन 2000 से सुन रहे हैं कि 3.5 करोड़ पाकिस्तान कराची की आबादी इतनी सी थी। मैं तब का टाइम बता रही हूं। तो ये रिपोर्ट क्या कह रही है, गलत कह रही है। खैर इस पे हम बात करेंगे। रिपोर्ट आ गई है कि जनाब 3 करोड़ 30 लाख आबादी वाला, मतलब अब हंसने की बात नहीं है, अब फंसने का टाइम आ गया। सही बात है। ये जो हंसते हंसते आपने गेम डाली है ना, अब फंसने का टाइम आ गया। पहले हंसते हंसते गेम डाली है भाई, अब फंसने का टाइम। अच्छा, अब और फिर हम बात करेंगे, वर्ल्ड फिशरीज डे है, ठीक है। आबी हयात आप देखें कि फिश, अच्छा इस मौसम में तो खास तौर पे लोग फिश मार्केट का रुख करते हैं, है ना। फिश ज्यादा खाई जाती है और ज्यादा लोग कहते हैं कौन सी लेनी है भाई, कौन सी मछली लेनी है। मछली याद नहीं रहती कौन सी खानी है, लेकिन मुझे तो रहू जो है ना वो पसंद है। आपको कौन सी पसंद? मुझे जो हबीब भाई ले हैं। हबीब भाई आते हैं हफ्ते में 2 दफा, और इतनी अच्छी मछली होती है, बड़ी महंगी देते हैं, लेकिन वो घर पे आते हैं ना जरा, तो इसलिए फोन पे बाद में उनका आ जाता है बिल। लेकिन मैं कहती हूं चलो आसानी है, जाने से बेहतर है होम डिलीवरी होती है। फिशरीज डे है तो ज़ाहिर है उसकी हमने बात करनी है कि भाई इसमें प्रॉन्स आते हैं।
सब आते हैं ज़ाहिर है, अच्छा, अभी है I आती है like ना, वो सब आ prawns जाता है। अच्छा जी, और फिर कुछ हम सीजनल जो डिजीज़ हैं उसकी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर सईद साहब होंगे। फिर जनाब एक वाक़या हुआ इंडियन, वो हम खैर उस पर बात कर लेंगे। अच्छा, वो जो शो हाँ के मैं दौरान, शेयर शो कर के रही थी दौरान हम ग्रुप बात में कर कि लेंगे किसी बहुत मौके पर। खौफनाक बात है, एक 8 साल की बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ स्कूल में विद हर स्कूल बैग। उसको कहा गया कि आपको, उसको क्या बच्ची ने किया होगा, 8 साल की मासूम बच्ची ने, कि उसको 100 कहा कि जी इसको सिटअप्स थे कि जी आप उठक बैठक करो उसको बैग के साथ, और उसके बाद क्या हुआ उसके साथ, उसका दिल ही बंद हो गया। कितनी मतलब क्या हिला दिया इस वाक़ये ने, हिला दिया इस हिला वाक़ये दिया इस तो इसकी वाक़ये हमने ने थोड़ी सी दुनिया बात करी, आपको बता रहे हैं वाक़या क्या है। फिर चौधरी असलम से मुतालिक इंडिया मूवी बन रही है, तो कल भी हमने थोड़ा सा उसकी इंक्लिंग दी थी आपको, आज भी हमने उस पर बात करनी है कि वो क्या मूवी है और कैसी है। और फिर वर्ल्ड टेलीविजन डे है आज, ये कौन सा डे है? वर्ल्ड टेलीविजन डे। टेलीविजन टेलीविजन ने देखें आप कितना यार आई लव टेलीविजन। मैं तो मुझे अभी भी टीवी पे देखने का जो मजा आता है ना, ड्रामे, ऑनेस्टली मुझे फोन पे नहीं अच्छा लगता। मुझे 5 सेकंड की है ना, जिंदगियां बदल दी हैं पागल कर टेलीविजन दिया। ने, आपको वो पता दौर था। ये पता है कि जब ये कर रहा है ना स्क्रॉल, हाँ, ये उससे नहीं मजा हमें नहीं आता। ब्रेन फॉग हो रहा है, मेमोरी का प्रॉब्लम हो रहा है, फोकस का इशू हो रहा है। मैं वो बताऊंगी आपको, बिल्कुल। टीवी पे देखें और जो देखना है। वो पुरानी मेमोरीज, जब एंटीना होता था, एंटीना सही करना है, सिग्नल नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो टीवी रहा, तो एंटीक बन गया अब तो। हाँ जी, हाँ हाय हाय, बुलेटिन्स भी very बड़े। sad। खैर, तो हम ये बात करेंगे हमारे शो पर, लेकिन सबसे पहले जो टॉप स्टोरी हमारी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला कुरम में ऑपरेशन के दौरान 23 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक कर दिए हैं। ISPR की जानिब से बयान में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 अलग अलग इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके दौरान भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म एक फितनाल खवारिज से जो ताल्लुक़ रखने वाले 23 दहशतगर्द हैं, उनको हलाक किया गया। 19 नवंबर को मुसद्दिक़ा खुफिया इत्तलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये कार्रवाई की है। तो अफगानिस्तान के साथ ही मामला चल ही रहे हैं, भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द ये काम कर ही रहे हैं, पाकिस्तान को किसी तरह ये कोशिश कर रहे हैं कि अमन ओमान को तवारुवात किया जाए, ताकि इकॉनमी हमारी जो है वो स्टेबल ना हो सके, जो कि हो रही है। तो सैयद मोहम्मद अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। ये मुझे बताया कि कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन ये जो दहशतगर्दों को मौका मिल रहा है कहीं ना कहीं इस तरह की पाकिस्तान को अनसेटल करने का, इसको किस तरीके से रोका जाए सर? इन कार्रवाइयों को मजीद आगे कैसे बढ़ाया जाए? बहुत शुक्रिया जी। अभी तो आपने जो कुरम एजेंसी के हवाले से जो कामयाब ऑपरेशन का हवाला दिया, मैं क्विकली पहले उस पर कमेंट कर, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस 3 वजह से है। जी जी। एक तो ये है कि आप जानते हैं कि दहाइयों से कुरम एजेंसी जो है ना, एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे मौजूद है अफगान बॉर्डर पे, और यहाँ पे पिछले कई दहाइयों से जो दहशतगर्द एलिमेंट थे, उन्होंने ज्यादा अपना असर रसूख जो है वो बढ़ा लिया था, और यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो बड़े अरसे से इसकी डिमांड कर रही थी कि इनके खिलाफ एक फैसला कुन ऑपरेशन किया जाए। दूसरा जो एक और बहुत अफसोसनाक पहलू था कि यहाँ से सेक्टेरियन वायलेंस भी बहुत ज्यादा होता था, मुहर्रम के जुलूसों पे, दूसरी चीजों पे, और उसमें भी ये दहशतगर्द तंजीमें बड़ा रोल प्ले करती रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो फैसला ऑपरेशन है कुरम एजेंसी में, ये वहाँ के लोकल अवाम की, लोकल ट्राइब्स की डिमांड भी थी, और इस बात का सबूत है कि वहाँ की जो लोकल अवाम है और जो लोकल कबाइल हैं, वो रियासत, मुल्क और फौज के साथ खड़े हुए हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं, और ये तवक्को करते हैं कि ये खारजियों का यहाँ से जो है अमल दखल जो है और उनकी कार्रवाइयाँ फैसला कुन अंदाज में खत्म की जाए। ये तो मैं कुरम एजेंसी के हवाले से बता रहा हूँ। अब लार्जर कॉन्टेक्स्ट में दूसरी बात है आपके सवाल के जवाब में, वो ये है कि अफगान सरजमीन जो है बदकिस्मती से बदस्तूर बड़े पैमाने पे जो दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए यूज होती रही है, और वो कोशिश करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दरअंदाजी की और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है। और ये मामला आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा में अभी हाल ही में डेनमार्क ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया है, उससे पहले अमेरिका ने भी किया था, उससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा ने भी किया था कि तकरीबन 6000 के करीब TTP के जो दहशतगर्द हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जो कि अलकायदा और दाइश से भी राब्ते में हैं, और पाकिस्तान समेत आलमी अमन के लिए भी अब बतदरीज खतरा बनता जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इन कार्रवाइयों के साथ साथ जो हमारी सिफारती कोशिशें हैं इनके खतरात से आलमी बरादरी को आगाह करने की, वो भी बड़ी अहमियत रखती हैं, ताकि हम इलाकाई और आलमी बरादरी की सपोर्ट भी हासिल करें फैसला कुन ऑपरेशन में TTP के खिलाफ, जो कि अफगान सरजमीन से हमारे खिलाफ हमलों में मुलव्वस।
जी, बड़ा सीरियस मैटर है बिल्कुल। अली, आप ये बताइएगा कि जो अफगानियों को वापस भेजा जा रहा था उनके मुल्क, वो ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचे, और ऑल्सो जो बॉर्डर्स हमने बंद किए हुए हैं ताकि उनका ट्रेड जो है रुक जाए, वो उसके बारे में भी बताइएगा कि उसका भी क्या अपडेट है। देखें, ये दोनों सवाल बड़े अहम हैं। पहली बात यह है कि पाकिस्तान जो अफगान इलीगल अफगान हैं उनको वापस भेज रहा है, और इसकी पॉलिसी मैं समझता हूँ पाकिस्तान स्पेसिफिक है, पूरी दुनिया में जहां भी इलीगल अफगान मौजूद है उनको अपने मुल्क भेजा जा रहा है। मैं छोटी सी एग्जांपल ईरान के हवाले से देता चलूं कि ईरान से तकरीबन 15 लाख के करीब जो है अफगान को इस साल वापस भेजा गया है, और ये इनमें बड़ी तेजी आई है क्योंकि बहुत से अफगान BBC के मुताबिक, अल जजीरा के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस के लिए पैसे लेके काम करते थे और मुखबरी करते थे इस ईरान के अंदर, और ड्रोन हमलों में इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते थे। और इसलिए जो जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ईरान बड़े पैमाने पे इन इलीगल अफगानों को अपने मुल्क से बदर किया है। तो ये मैं इसलिए बताना आपके तवज्जुह से नाज़रीन को सोचता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर भी इसी किस्म की तशवीश पाई जाती है कि ये लोग ड्रग्स में भी इन्वॉल्व हैं, स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, भर्ती अगवा बरात में इन्वॉल्व हैं, साथ ही साथ ये सहूलतकारी में इन्वॉल्व हैं दहशतगर्दी की। अभी जो इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का वाकया हुआ उसमें तो अफगान जो दहशतगर्द था वो बराह रास्त मुलविस था। तो मैं कैसा ही चाहता हूँ कि इसकी प्लानिंग, इसकी सपोर्ट, इसकी लॉजिस्टिक्स, इसकी ट्रेनिंग और इनका जो बराह रास्त हमलों में मुलविस जो लोग हैं, ये पूरा निज़ाम अफगानिस्तान से चलाया जा रहा है, जो कि मैं समझता हूँ इस बात का सबूत है कि बदकिस्मती से अफगानिस्तान दोबारा से आलमी दहशतगर्दी का एक मकसद बन चुका है। और हमें चाहिए कि हम इलाकाई ममालिक और आलमी बरादरी के साथ मिलकर जो है अफगानिस्तान को ये बावर कराएं कि अगर वो इस्तेहकाम चाहते हैं, लेजिटिमेसी चाहते हैं, तो उनको एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे अपनी पॉलिसियों पे नजरसानी करना पड़ेगी। अच्छा, ये भी बताएं कि अपने मुल्क के लोगों को कैसे डिटैच किया जाए इस दहशतगर्दी के नेटवर्क से, लॉजिस्टिक्स वगैरह और सारे एडर्स अबेटर्स। ऐसे तो नहीं हो सकता सर कि अफगानी ही यहाँ पर इन्वॉल्व हों, अगर कहीं किसी भी शहर में बड़े शहर में आ रहे हैं तो वही इन्वॉल्व हों। कुछ हमारे मुल्क में भी लोग उनको फैसिलिटेट करते हैं ना, तो वो उस नेटवर्क को कैसे तोड़ा जाए, उनको वापस लाया जाए या रियलाइज कराया जाए कि जो कुछ आप कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, दहशतगर्दी है। देखिए, जो आपने आखिरी बात की वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रियलाइजेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपका जो रोल है, मीडिया का जो रोल है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे तमाम नौजवान नस्ल को खुसूसन, और हमारी कहें चाहे वो दीनी हो, स्कूल कॉलेज हो, वहाँ पे नौजवान नस्ल को आगाह किया जाए कि ये किस तरह से हमारे मासूम नौजवानों को गुमराह करते हैं, इस्लाम के नजरिए को डिस्टॉर्ट करते हैं, और किस तरह से बाज़ दफ़ा तो उनके साथ गैर इंसानी अफ़ाल के भी मुर्तकिब होते हैं, और किस तरह वो उनकी जिंदगियां अजीरन करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट और ब्लैकमेल करते हैं और दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब बलूचिस्तान में तो आप जानते हैं उन्होंने मासूम बच्चियों तक को ट्रैप करके इस्तेमाल किया है दहशतगर्द कार्रवाइयों में। तो ये वो हक़ाइक़ है जो मैं समझता हूँ हमारे वालिदैन और हमारे असातिज़ा और हमारे मीडिया को बताना बहुत जरूरी है, ताकि हम सबसे पहले तो अपने घरों और अपनी दरगाहों में अपनी नौजवान नस्ल को सही रहनुमाई करें और इस तरह के फसादी प्रोपेगेंडे और उसके ज़रिए असर आने से बचाएं। जी, बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ ये जहन में रखें कि जैसे हम जॉब चल रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आराम से हम सुबह उठते हैं, सोते हैं, रात को नींद पूरी करते हैं। याद रखें हमारे जो फौजी भाई हैं ना, कोई आराम नहीं है उनकी ज़िंदगी में। आपकी हिफाजत के लिए, हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर्स पे खड़े हैं, लड़ रहे हैं, जानों के अपने नजराने पेश करें, और उनकी फैमिलीज़ दूर हैं उनसे, दुआएं कर रही हैं उनके लिए। तो हमें भी दुआ करनी है अपने तमाम फ़ौजी भाइयों के लिए, अपने ऑफिसर्स के लिए, फ़ौजियों के लिए, और बस अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, उनको हिम्मत दे। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम जिंदाबाद हमेशा। बिल्कुल ऐसे ही, जब आवाम सपोर्ट करेंगे, कोई भी जंग हो, दहशतगर्दी के खिलाफ ही जंग है, तो आवाम की सपोर्ट से ही हम जीती जा सकते हैं। एक ब्रेक हमने लेना है यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाएंगे। वैसे तो हम सुनते आए बचपन से बच्चे दो ही अच्छे, लेकिन अमल नहीं कर रहे इस पे। सही बात है। और कराची में जिस तरीके से मसाइल का अंबार है, ठीक है, आबादी बढ़ती जा रही है, लोग कराची में आ रहे हैं रोजगार की तलाश में, वैसे भी आबादी बढ़ रही है, ऐसे भी आबादी बढ़ रही है। अब दोनों तरीका आप जानते हैं, मतलब एक तो लोग आ रहे हैं, ठीक है, और जो लोग आ रहे हैं वहाँ मजीद बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। अब ये देखो, जब कराची के काफ़ी साल पहले हालात ख़राब थे तो लोग कराची से भाग के दूसरे शहरों में जाते थे, नहीं आ रहना चाहते थे। अब माशाल्लाह हालात इतने अच्छे हैं,
सारे देखिए वापस आ मुआशी रहे हब है ना, हैं तो और भी रोजगार की बहुत तलाश बहुत में लोग बिल्कुल आते हैं, पूरे पाकिस्तान बहुत से लोग लोग आते हैं कराची में। तो यूएन की एक रिपोर्ट जारी की गई जनाब, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025। उस रिपोर्ट के मुताबिक 2025 से 30 के दरमियान दुनिया के 10 बड़े शहरों में कराची शामिल हो जाएगा। और जो आबादी किस चीज में? किसमें? आबादी के तनासब में, आबादी। ठीक है, बड़ा शहर हो जाएगा आबाद। अच्छा, जो इसमें नंबर दिया गया आबादी का, उससे मुझे थोड़ा इख्तलाफ है। वो ये कह रहे हैं कि 3 करोड़ 30 लाख के करीब आबादी हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है, हमें तो ये लगता है कि वो तो हो गई, वो तो हो कब भी की। चुकी है। फील तो ऐसे ही आ रही है, लग रहा है हो चुकी कब हाँ, की। तो यास्मीन लारी साहबा ने ज्वाइन किया है, जो कि माहिर तामीरात हैं, एक्सपर्ट आर्किटेक्ट हैं। बहुत शुक्रिया यास्मीन साहबा, आपने वक्त दिया हमें। खतरनाक हद तक आबादी हमारी बढ़ रही है और पॉपुलेशन कंट्रोल पर कोई हम देख भी नहीं रहे, तो हुकूमत की कोई तरजीहात खास तौर पर हो, तो आप मुझे बताएं कि ये रिपोर्ट सही है, आपको सही लग रहा है? मुझे तो लगता है आबादी कराची की 3.5-4 करोड़ तो वैसे ही है अभी, अगर सही सेंसेस हो। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। और हमें तो अभी बहुत ज़्यादा वेक अप कॉल, जो भी बातें लोग कर रहे हैं या रिसर्च करके बता रहे हैं, हमें पता है कि आबादी बढ़ती चली जा रही है। हमें ये भी पता है कि इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्स्ट लिवेबल सिटीज़, मतलब यहाँ पे इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। और जब ये हालात हों, तो अगर कोई भी कदम ना उठाए जाएं तो यहाँ पे क्या हाल होगा। आपने बिल्कुल सही बात की, यहाँ पे माइग्रेशन हो रही है, रूरल अर्बन माइग्रेशन इज कॉन्स्टेंटली हैपनिंग, क्योंकि हमने वहाँ पे लोगों को कुछ दिया ही नहीं है। मतलब वहाँ गुर्बत की इंतहा है, वहाँ तो पानी तक पीने को नहीं है। हम काम कर रहे हैं अभी सैलाब के इलाके में, जहाँ 10 लाख खानदानों के साथ हम काम कर रहे हैं, पानी नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? वो समझते हैं कि शहरों में बेहतर होगा, शहरों में तो और भी हालत ख़राब है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मतलब 50% ऑफ आवर पॉपुलेशन इन अर्बन पॉपुलेशन लिव्स इन स्लम्स। वो बेचारों, उनके पास तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन इसके अलावा भी बहुत इलाके हैं जो बिल्कुल गरीब हैं, और हम सिर्फ अमीरों के लिए चीज़ें कर रहे हैं। और आपकी निशानदेही सही है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ तो जा ही नहीं रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप कम से कम जो भी शहर को लिवेबल तो बनाएं। बिल्कुल, बुनियादी मसला ही हमारा, जो भी हम मसले की बात करें कराची की, वो आके आता है उस पर आबादी पे। लोग बहुत ज़्यादा है। यास्मीन जी, डू यू फील कि जो हम सालों से एक चीज़ कह रहे हैं जी, लोगों को एजुकेट करें, लोगों में जी सेंस डालें, लोगों को में शऊर डालें, वो तो नहीं हो रहा, उससे तो कुछ भी नहीं हो रहा। डोंट यू थिंक कि, या यू सजेस्ट कि इस पर सख्ती होनी चाहिए जैसे चाइना ने की, कि आप इस पर सख्ती करें कि पॉपुलेशन तभी कंट्रोल हो, वैसे लोगों से रिक्वेस्ट करके या वैसे तो नहीं होना जो ड्रामे चला के, डॉक्यूमेंट्रीज चला के, मैसेजेस पब्लिक दे के नहीं उनको समझ आ रही। सख्ती करने के बाद बेहतर रिजल्ट्स होंगे। नहीं, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में तो ऑटोक्रेटिक तरीके बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हमारे लोग तैयार हैं, लेकिन हम उन तक पहुँचे तो सही। अगर आप उनको कुछ नहीं देंगे और सिर्फ गुर्बत ही देंगे, तो वो क्या करेंगे फिर? मतलब ये तो बातें ऐसी हैं कि आपका शऊर बढ़ेगा जब आप लोगों के हाथ में कुछ देंगे, उन्हें कुछ समझ देंगे, उनको कुछ तालीम देंगे। आपके पास 26 करोड़ बच्चा जो है वो आजकल स्कूल से बाहर है, हम क्या बात कर रहे हैं? यानी बड़ी इंपॉर्टेंट यास्मीन जी आपने वाकई बात की है कि जब आपके पास कुछ होगा नहीं, यू हैव नथिंग टू लूज, तो फिर आपके अंदर वो शऊर भी नहीं होगा ना। एक बच्चा है, 4 है, चलो 5वां भी हो जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन जब आपके पास कुछ होगा कि यार मुझे इन बच्चों को खिलाना भी है, अर्निंग भी सही, आप इस तरह कह रही है, यही जाविया है ना आपका सोच का? उनके लिए तो सोर्स ऑफ इनकम है बच्चे। बेटा, आप ये भी तो देखो ना कि उनको नहीं पता कितने बच्चे उनके मर जाएंगे। आपका मोर्टेलिटी रेट कितना ज़्यादा ऊंचा है, उनको नहीं पता कौन जिंदा रहेगा। उनको पता है कि वही उनकी इंश्योरेंस है। हुकूमत ने तो उन्हें कुछ नहीं दिया, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। उनका ख्याल है बच्चे शायद संभालेंगे। मतलब अगर हमारे माशी हालात नहीं बेहतर होंगे, अगर हम उनको कुछ भी नहीं देंगे, ना आपने उनको पानी दिया, ना आपने उनको सीवरेज दिया, ना फ्लडिंग होती है उसमें ख़त्म हो जाते हैं, सड़कें आपकी टूटी हुई हैं, आपका इतना बुरा हाल है, आप बुलंद बाला कंक्रीट की इमारतें बनाते चले जा रहे हैं अमीरों के वास्ते। मतलब जहाँ गुर्बत है वहाँ तो कंजेशन इतनी ज़्यादा है कि इंसान जिंदा नहीं रह सकते। कराची शहर में मुझे पता नहीं मोर्टेलिटी रेट क्या, बहुत ज़्यादा होगा जी। लेकिन इतने जब मिसाइल हैं तो असूलन तो लोगों को खुद घबराना चाहिए कि इतने मुश्किल हालात में और बच्चे नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उनके जो उनके राइट्स हैं, अगर आप वो भी उनको नहीं देंगे जी। टुडे दिस टायरनी ऑफ एवरी काइंड, आप सोशल ले लें, आप इकोनॉमिक ले लें, आप इकोलॉजिकल ले लें, हाउ कैन पीपल सर्वाइव इन दिस? उनके पास क्या जरिया है? मतलब उनसे कहना क्या तुम करो ये बात, अगर आप उनके हाथ में कुछ भी नहीं देंगे कि वो खुद एम्पावर हों, जब एम्पावर होंगे तब वो करेंगे। मैं बात देख रही हूँ ना, जो 10 लाख हम खानदानों के साथ डील कर रहे हैं ना अभी सिंध के अंदर, वो माशाल्लाह इतना कुछ करने को तैयार हैं, जो बताते हैं करने को तैयार हैं। उनको पता है कि देयर इज नाउ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, वी हैव नेवर गिवन देम अ लाइट।
हम दे ही नहीं रहे कुछ भी गाइडेंस तो हो प्रॉपर। यास्मीन जी मुझे बताएं, आपने इस डिस्कशन को इस तरफ मोड़ दिया कि मैं ये भी फिर बात करूं कि ये जो चाइल्ड लेबर की हम फिर बात करते हैं और उसके मयारात हम उसका मयार सेट करते हैं वो जो यूरोप में है, जो किसी बड़े डेवलप्ड नेशन में है, तो पहले अपने हालात वाकयात तो देख लें। उस फैमिली का अगर कोई बच्चा जाकर मजदूरी करके अपना 2 वक्त की रोटी कमा रहा है अपने घर वालों के लिए, तो हम वो भी उससे छीन लेना चाहते हैं। नहीं बेटा, अभी हालात इतने खराब हैं, चाइल्ड लेबर आपको फील्ड में मिलती है। आप गांव में जाइए ना, वहाँ पे बच्चे जो हैं वो सब लोग उनको इस्तेमाल करते हैं, उनके पास कोई जरिया नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शहरों में जो है जो भट्टे हैं इसके ब्रिक के जो बनाते हैं, उसमें इतनी चाइल्ड लेबर, उसको तो हुकूमत बैन करे ये पक्की ईंट बनाना। इसके बजाय मैंने बाकायदा दिखाया हुआ है कि लाइम और आप मट्टी को लेके बनाओ तो आपकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रिक्स बनती हैं। आपको जरूरत ही नहीं है, आपको हाई कार्बन चीजों को खत्म करना होगा। I mean, there are so many ills that are happening with the industry जो भी हमारी चल रही है। यास्मीन जी मास्टर प्लान पे ही अभी डिस्कशन हो रही है, आप क्या बात, ये तो बहुत आगे की बात, मास्टर प्लान ही पे हम अग्रीमेंट नहीं हो रहा हमारा ऑपोजिशन। नहीं, देखिए वो तो पॉलिटिकल बात है ना, वो करते रहेंगे। सवाल ये है कि हम क्यों नहीं ऐसे एक्शन ले रहे हैं कि हम तवज्जो दें रूरल एरियाज पे, ताकि वहाँ हालात बेहतर हो, लोग इधर ना आए, माइग्रेशन। बिल्कुल यास्मीन जी, अगर हम चाइना का मॉडल देखें, उन्होंने पहले वहाँ तरक्की आई या पहले उन्होंने आबादी को कंट्रोल किया? नहीं देखिए, उन्होंने आबादी को पहले कंट्रोल तो कर लिया था, लेकिन वहाँ देखिए ऑटोक्रेटिक उसके बाद आई ना, फिर उसके बाद फिर खुशहाली आई, पहले आबादी को कंट्रोल किया। हम कह रहे हैं कि पहले खुशहाली ले आओ, सब सिस्टम ठीक हो जाए, उसके बाद आबादी होगी। लेकिन वहाँ आमिरियत थी ना, वो ये कह रही हैं। हाँ बेटा, खुशहाली पॉसिबल है, मैं आपको बता रही हूँ ना। 10 लाख खानदानों के साथ में काम कर रही हूँ उसमें फ्लड एरिया में, वहाँ लोग तैयार हैं। अच्छा, मैंने उनसे कहा बगैर पैसों के मैं कर रही हूँ, जैसे नो फंड आर गिवन टू देम, नथिंग। उनको सिर्फ बताते हैं तुम क्या करो, वो कर रहे हैं। अगर अभी मैंने यहाँ इको स्ट्रीट बनाई है शहर के अंदर, जहाँ 3 मैंने बनाई हैं, वहाँ कम्युनिटी इज टेकिंग ओवर, वो उसका ख्याल करने लगते हैं। उनको जगह, उनको पीपल नीड एटलीस्ट टू बी एबल टू ब्रीथ, वो भी नहीं हमने दिया उनको। हम कैसे तवक्को करें उनसे कि वो चीज़ें करें? आपको पता है, आप चले जाए ना खारादर, आप चले जाए आउटलाइंग इलाकों में, आप देखें जाके वहाँ पे क्या हाल है। वहाँ पे कुछ मतलब लोगों के पास जिंदगी में कुछ भी नहीं है। आप कुछ ना दो उनसे तवक्को करें कि हम जो आपको ऑर्डर देते हैं वो आप कर लो, कैसे हो सकता है ये? और देखिए जैसे आबादी बढ़ती रहेगी तो आपके रिसोर्सेज अगर 10 लोगों के लिए इन द मीन, तो क्या होगा कि वो 15 लोग हो जाएंगे उसी असना में, और फिर वो कम हो जाएगी, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। तो ये तो एक नेवर एंडिंग है। आई एग्री फुल्ली, इट्स वन थिंग दैट वी मस्ट डू। लेकिन सवाल ये कि हमारे पास, अब मैंने जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ पे कोई फैमिली प्लानिंग या उनका कोई इंस्टीट्यूट से नहीं, कोई बताते ही नहीं उनको क्या करें। शहरों में कहाँ है, मुझे नजर नहीं आते, कहाँ है आपके बताने वाले? लेकिन आप मुझे बताएं कि आबादी कितनी होगी, एक टेंटेटिव आइडिया आपका क्या कहता है, क्योंकि सेंसस तो ठीक तरह नहीं होते हमारे। आई एम श्योर कि 30 मिलियन जरूर होगी, आई एम श्योर 30 मिलियन होगी, जरूर होगी। और ये कि और जिस हाल में लोग रह रहे हैं, मुझे पता नहीं जिंदा कैसे हैं, ये भी नहीं मुझे पता। और ये बुरा ही होता रहेगा। It will just get worse, the numbers, और फिर उसकी वजह से सारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर एवरीवन बुरा ही होता जाएगा, कुछ बेहतर नहीं होगी। अगर हम सिर्फ औरतों पे तवज्जो दे दें, उनको अगर हम फाल कर दें, हम उन पे तो तवज्जो नहीं दे रहे ना, उनको फाल कर दें, उनको आप इनकम जनरेशन एक्टिविटीज बता रहे हो, घर में बैठ के वो कर लें। वो क्यों नहीं फिर देखेंगे कि उनके यहाँ बच्चे कम हो? यास्मीन जी, ये देखे ना, जब 2 लोग कमाने लगते हैं ना घर में, तो बड़ा कहता है यार जबरदस्त 4 और पैदा कर लो, 25,000 25-50 आ रहे हैं, तो हम 1.5 लाख क्यों ना आए? उनके लिए जितने मेंबर्स बढ़ते हैं वो बन जाते हैं एक सोर्स ऑफ इनकम। इसलिए भी ज्यादा बच्चे करते हैं कि सबको काम पे लगा देंगे, हम घर बैठेंगे और हर बच्चा जो है ना 25-25 हज़ार लेके आएगा। ये भी बहुत सारी फैमिलीज में ऐसे सोच है। नहीं बेटा, घर में कोई नहीं बैठता है, सब लोग काम करते हैं। जब काम करने लगते हैं बच्चे भी कम होते हैं। ये आपको बता दो, जब इनकम जनरेशन होने लगती है, उनको यकीन हो फ्यूचर का, देन दे विल नॉट हैव दैट मेनी चिल्ड्रन। ये आपका ऑटोमेटिक होगा। यानी जब वो फैसिलिटीज एक्सपीरियंस करेंगे, उसको एंजॉय करेंगे, तो फिर उन्हें होगा कि इन फैसिलिटीज को हासिल करने के लिए हमें ये काम करना होगा, जिसमें पॉपुलेशन कंट्रोल भी ऐसे ही है ना। जिस औरत के 15 बच्चे हों, उसमें से आपके 10 मर जाएं, वो क्या करेगी? मुझे आप बता दो। सही यास्मीन जी, आपको 15 होने ही नहीं चाहिए, एक बार 10 फिर होने ही जरूर नहीं मदद चाहिए। करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपसे बड़ी अच्छी बात हुई, कराची को लेकर जा रही है। यहाँ मैं ना किसी से एग्री नहीं करती।
इधर आके मैंने बड़ा मैंने डिस्कशंस भी किए हैं, पढ़ा भी है, समझने की भी कोशिश की है। मुझे लगता है हमारा सबसे बड़ा मसला आबादी है और वो सिर्फ शऊर और बातों से हल नहीं होगा। पहले आबादी को रोकना पड़ेगा, उसके बाद हुकूमत जो एफर्ट्स कर रही है वो नजर आएंगे कैसे 7-7, 10-10, 15-15 लोगों को जो है, और ये शुरू से चला जा रहा है, शुरू से चला जा रहा है, मेरे बचपन से पहले से चला जा रहा है कि हम आबादी नहीं कंट्रोल कर पा रहे। जब आबादी कंट्रोल होगी ना तब सिस्टम ठीक होगा, नॉट द अदर वे राउंड के पहले सिस्टम। और ये बहस चली जा रही है, चली जा रही है, बस वो फिर आपकी बात को लेकर आगे चले तो आबादी कवानीन लाने पड़ेंगे, सख्त कवानीन लाने, फिर तो यही बात आने चाहिए। अभी देखो ई चालान की बात है, नहीं शुरू करने थे ना, कितनी हमारी सड़कें बेहतर हो गई क्योंकि सख्ती हुई। वरना हम भी कहते नहीं, लोगों को रिक्वेस्ट करो ना कि सिग्नल नहीं तोड़ना है, रिक्वेस्ट करो ना कि बेल्ट पहने। अब सब ने बेल्ट बांधनी शुरू कर दी। क्यों भाई? क्योंकि सख्ती हुई है। आबादी के कंट्रोल पे भी जब सख्ती होगी तभी आपके हालात ठीक होंगे। जो भी हुकूमत कर रही है वो चीजें उल्टी हो जाती हैं, क्योंकि वो 5 लोगों को तो देख सकते हैं, 12 लोगों को कहां से देखिए? 5 लोगों को देखने के रिसोर्सेज जब वो जमा करते हैं ना कि हम ये 5 को दे देंगे जी, बिल्कुल सब कर सकते हैं, वो 10 हो जाते हैं। वही बात है, 5 का तब तक 10 हो जाते हैं। बिल्कुल, वो सिर्फ 4-5 लोगों का ख्याल कर सकती है। कोई भी हुकूमत 12-12, 15-15 की नहीं ख्याल कर सकते, आ ही नहीं सकती खुशहाली। तो आबादी को कंट्रोल करें, पहले बच्चे कंट्रोल होंगे, लोग कम होंगे, तभी उसके बाद खुशहाली। बच्चे 2 ही अच्छे वाली जो बात है ना, बिल्कुल सही है। बच्चे 2 ही अच्छे, आबादी को कंट्रोल करें, एंटरटेनमेंट लाइफ में तलाश करें, दीगर एंटरटेनमेंट के रास्ते भी हैं अपने आप को जो ना या हम इसी में लगे रहेंगे ना, पहले वो करो, पहले वो करो, कुछ भी नहीं होना। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। भी हाथ से गिर। सोशल मीडिया कुछ खोलते हैं, सामने अपनी शक्ल आ रही होती है, अभी नजर आ रहे होते हैं। सोएब प्लीज, ट्रेंडिंग ठीक है, वायरल नहीं होना। क्या फर्क है ट्रेंडिंग और वायरल? नहीं देखिए, अब दोबारा ये बात आपने छेड़ दिया तो मुझे करनी पड़ेगी बात कि कल की जो आप बात कर रही है, तो बड़े दिल का मुजाहरा किया किसने? तलांजुम। ये हम मानेंगे बात, क्योंकि देखिए ना, गलती हो जाती है और उसके बाद फिर आप बड़े दिल के साथ ज़ाहिर है आप सामने आते, फेस करते हैं आप सूरत और फेस करके आप उस पे पछतावा भी होता है आपको, आप माजरत भी करते हैं, तो माजरत करके आप और बड़े हो जाते हैं। बेशक लोगों के दिलों में आपकी जो है ना मोहब्बत और आप एक कमेंट जो शायद लोगों ने ज़्यादा शेयर नहीं किया, वो मैं आपको बताऊं, बहुत ज़रूरी पॉइंट था कि तला अंजुम अपनी मर्जी से उस शो पे आए जो कि इन इश्यूज़ को लेके बहुत सेंसिटिव, और हम लोग इमोशनल हैं, मैं तो हूँ बहुत ज़्यादा, जो ये मुझे रोकते हैं कभी भी लेकिन ये कि पता है, जानने के बावजूद उसने डिसाइड किया कि मैं जो है ना सबसे सख्त वाली जो है ना आपकी मीडिया अदालत में जाऊं, वहां बात हो, और बहुत गट्स चाहिए होते हैं इसके लिए, आसान नहीं है। हम तो अपना ओपिनियन देके वी हैड मूव्ड ऑन, दूसरी बातों पे शायद हमने डिस्कस भी नहीं इशू करना था दोबारा, लेकिन तला ने अपनी चॉइस, अपनी मर्जी से शो पे आया। इसने कहा भी कि मैं एक ही दफ़ा आऊँगा, इसी शो पे आऊँगा। हर चैनल पाकिस्तान का उसको अप्रोच कर रहा था, हर जगह से, इवन के जी आप पैसे ले लें, ये करें, इधर आएँ, बट ही चोज टू कम ऑन आवर शो। इसके पीछे कोई वजह होगी ना, उसको समझ है कि नहीं मैं सही जगह जाऊं जहां मुझसे सवाल जैसे भी सख्त होंगे, लेकिन मैं माफी मांगूंगा। लेकिन उनका मकसद जो है, जो हमारा पर्पस है, इसके पीछे जो था, जो हमने बाकायदा बताया भी लोगों को, वो बिल्कुल भी उसको किसी सूरत अपने ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं डालना था। हमने क्योंकि वो माजरत करना चाह रहा था, तो हमने जरा से पूछा है क्या हुआ, कैसे हुआ और आप क्या चाहते हैं, तो वो एक अपने खुले दिल के साथ ज़ाहिर है उसको प्लेटफॉर्म बिल्कुल कि भाई जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, उसके रिपरकशंस, उसका क्या हो सकता था, आइंदा नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, हम उनको उनसे सबसे गलतियां, मेरे बच्चों से, आपके बच्चों से सबसे होती है, लेकिन ये हमारे ही बच्चे हैं, इनको डांटेंगे भी, समझाएंगे भी और फिर गले से लगा लेंगे और पहले से भी ज्यादा प्यार करेंगे, तो हमारे दिल में तला अंजुम के लिए इज्जत बहुत बढ़ गई है और अल्लाह उसको हमेशा सही रास्ते पे चलाए। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और ये अच्छा हुआ कि जिस तरह आई थिंक थिंग्स जो है, और अब उसको मेरे ख्याल ना ज्यादा डिस्कस किया जाए, ना उससे सवाल किया जाए। नहीं, मैं कहती हूँ अब वो अपने उसको, मुझे पता चला कि कॉन्सर्ट वगैरह कैंसिल हुआ, सब चीजें अब नॉर्मल होनी चाहिए, भुला दें, लेट्स जस्ट ऑल मूव ऑन। अगर इफ ही सॉरी देन खत्म, बात खत्म। अब हम जरा अपने शो पे आगे बढ़ते हैं। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में बहरी हयात के तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड फिशरीज डे है। समंदरी आलूदगी और दीगर ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से ज़ाहिर है आबी हयात को नुकसान पहुंच रहा है। कि अभी हमें ज्वाइन किया है फातिमा मजीद साहब। तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे बताएं कि इक़दाम किए क्या जा रहे हैं और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे, नेता का और आपका, कि इस शो में मुझे जो है वो मदद किया। समुद्री हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने जो है, जैसा कि मैं फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी की चेयरपर्सन हूँ और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ,
अपने माहीगीरों के हकूक़ के लिए काम भी करती रहती हूँ। पाकिस्तान फिशर folk फोरम की सीनियर वाइस चेयरपर्सन भी हूँ। तो समुद्री उनके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ज़रूरी है वो सबसे पहले तो जो मैंग्रोव्स की कटिंग है उसको रोकना चाहिए, और जो समुद्री आलूदगी है उसके लिए हमने जो है वो हमें सीएम साहब ने यकीन दिलाया है। उन्होंने जो है ट्रीटमेंट प्लांट का जो है वो ऐलान भी किया है, तो वो जल्द ही लगाया जाएगा। इसके अलावा जो माहीगीरों के मसाइल हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो अभी ज़्यादा जो मसला है वो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं पूरे कोस्टल बेल्ट पर, जिससे ना सिर्फ हमारे मैंग्रोव्स पर असरअंदाज हो रहे हैं, हमारे माहीगीरों के रोज़गार पर हो रहे हैं, उससे ज़ाहिर है हमारी औरतें भी मुतासिर हो रही हैं बराह रास्त या बिलवास्ता या बराह रास्त। इस तरीके से हमारी औरतें भी बहुत मुतासिर हो रही हैं। तो ये समंदरी हयात को बहुत खतरा है समुद्री आलूदगी की वजह से, मैंग्रोव्स की कटिंग की वजह से, और जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं उसकी वजह से जो है वो समुद्र का लेवल बुलंद हुआ है। तो हम समझते हैं कि मैंग्रोव्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन की जाए, और इन सब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि जो दरिया का फितरी बहाव है जो उसको बहाल किया जाए, क्योंकि दरिया का पानी समंदर के लिए बहुत ज़रूरी है, समंदर की इकोलॉजी के लिए ज़रूरी है, समंदर में जो तेज़ाबियत है उसको मेंटेन रखता है। समंदर के जो तूफ़ान बनते हैं तो वो समंदर में दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह से बनते हैं, तो उनको भी जो है वो उस टेम्परेचर को भी जो है वो दरिया का पानी जो है वो फातिमा जी, आपने बताया कि क्या करना चाहिए, बताएं कि क्या है मसला, क्या है इस वक्त जो है हमारे समुद्र की, और जो समुद्री जान है अंदर वहाँ सी लाइफ है उसकी हालत क्या है? क्योंकि हर मुल्क का अपना जहाँ सी लाइफ है उसके अपने स्टैट्स हैं कि जी कितनी पोल्यूशन है, क्वालिटी ऑफ फिश कैसी है, वो ज़रा बताएं कि वो हमारी सिचुएशन कैसी है इस वक्त। देखिए, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं क्योंकि हमारा डेल्टा जो है सिंध का वो बहुत खूबसूरत डेल्टा है, और मैं फिर वही बात करूंगी कि यहाँ पर जो है दरिया का पानी समंदर के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जो हालत है वो ये है कि समुद्री आलूदगी है और मैंग्रोव्स की कटिंग है, जो दरिया का पानी ना आने की वजह से जो है वो उसके असरात हैं मैंग्रोव्स पर भी, समंदर पर भी, समुद्री हयात पर भी, और क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं वो समंदर पर ज़्यादा हैं। तो मेरे ख्याल से अगर दरिया का फ्लो जो है उसको जारी किया जाए तो वो हमारे जो क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं उससे निपट सकते हैं। लेकिन फातिमा जी, आपने दरिया की बात की है तो दरिया की मछली, दरिया की मच्छी का तो जाहिर है वो एक मतलब बहुत कम होती जा रही है वो, क्योंकि फ्लो ही नहीं है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये भी बड़ा नुकसान हो रहा है ना कि दरिया में जो अभी जी हयात है उसका तो बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया, और वो मछली डमरा हो गई या फिर पल्ला मछली हो गई, वो हम खाया करते थे और बड़ी फ्रीक्वेंट, लेकिन अब नहीं नजर आती है। पॉन्ड्स में होता है ये सारा। बिल्कुल, जो पल्ला मछली है वो पैदा तो खारे पानी में होती है, लेकिन वो दरियाओं के बहाव की तरफ जो है तैरती हुई दरिया के अंदर जाती है। सही। तो उसके लिए जरूर, क्योंकि हमारे सिंध में कोई मीठे पानी के छोटे बड़े जो ज़खायर हैं जहाँ पर हमारे मल्लाह जो हैं वो फिशिंग करते हैं वो 1209 हैं। तो दरिया का पानी ना आने की वजह से वो तकरीबन अभी 800 के करीब रह गए। तो जो दरिया का फ्लो है वो हम समझते हैं कि वो पूरे साल उसको जारी रहना चाहिए ताकि हमारे समंदर को भी तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, क्योंकि दरिया का पानी ना आने की वजह से जो समंदर है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और समंदर जमीन को जो है ज़रख़ेज़ जमीन को निकलता हुआ चला जा रहा है। तो इससे हमारी जो जमीन है, ज़रख़ेज़ जमीन है, वो भी जो है वो सिम की नज़र हो रही है, और हमारे जो समंदरी हयात है उनका भी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो खतरे। अच्छा, तो फातिमा जी ऐसे होता है कि जो फिशरमैन है जो है वो कंप्लेन कर रहे हो कि जी मछली अब कम है, हम जाते हैं और हमें उतनी मछली नहीं मिल रही, उतने केकड़े नहीं मिल रहे, प्रॉन्स नहीं मिल रहे, क्योंकि बाहर भी जा रही है ना एक्सपोर्ट। तो क्या कुछ ऐसा हो गया कि ये इंडस्ट्रीज और क्योंकि क्या होता है और अंदर जाना पड़ता है समुद्र में, और गहरे पानी में जाना होता है तब जाके कोई मछली मिल रही है, और पहले जहाँ मछली होती थी वहाँ वो कम हो गई है, कुछ ऐसा है कि कंप्लेन करते हैं? ये है कि एक तो समुद्री आलूदगी में इजाफा हुआ है, और दूसरा जो है वो मैंग्रोव्स की कटिंग हो रही है, और उसकी फातिमा जी ने तीसरी दफा वही बात की। फातिमा मुझे बताएं ना, जो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना वो बताएं कि क्या मछली की तादाद कम हुई है, जो फिशरमैन हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि जो जा रहे हैं मछलियां वैसी नहीं उनका ब्रेड एंड बटर है, ये बस मुझे इतना बताएं, इतना ये वाली प्लीज बताइएगा।
हाँ बिल्कुल, मछली की जो पैदावार है उसमें कमी वाकया हुई है। जो मैंने बात की ये सारे उसके रीजन है, बेशक। क्योंकि पहले जितनी मछली होती थी उससे बहुत कम हो गई है, तो माहीगीरों को जो है वो जी। बहुत डीप सी में जाना पड़ता है। डीप तो इसके सी। लिए छोटे माहीगीर जो है वो बहुत परेशानी है, क्योंकि वो अपना खर्चा नहीं निकाल पाते, उनको गहरे समंदर में जाना पड़ता है, तो उनके लिए जो है वो काफी खतरात हैं। जैसे समंदर का लेवल जो है वो जी। बुलंद हुआ है, तो उसको नॉर्मल पोजीशन पर आने पर भी जो है वो टाइम लगता है। और जून मुझे जुलाई एक और गुजर चीज बस जाता बता दें जाते है। जाते, मछलियों की जो स्टोरेज है उसका भी मसला है क्या कि उसको स्टोर करने के लिए उस तरह के हमारे पास जराए नहीं है, वसाइल नहीं है? बिल्कुल, मसाइल तो ज़ाहिर हैं हमारे पास ना काफ़ी। और मछली को स्टोरेज करने के लिए हमारे जो माहीगीर हैं वो बर्फ़ जो यूज़ करते हैं, तो उसकी उसकी क्वालिटी जो है वो उसमें काफ़ी क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होती। वो काफ़ी हमारी जो है वो फिश स्टॉक जो जो ज़ख़ीरा करके लाते हैं मछली, तो उस पर अंदर असरअंदाज असरअंदाज, होती है। बहुत थैंक यू। तो मेरे ख्याल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत ये भी होता शुक्रिया। है सुहेब कि कराची में तो यहाँ समुंदर इतनी मछलियाँ निकालते हैं, इतनी महंगी क्यों है फिर? जब घर तक आती है हमारी हज़ारों महंगी में, हो जाती है। या मुझे महंगे बिल्कुल दे रहे हैं ऐसे ही हबीब है। हर भाई। चीज का यही है, हर चीज का यही है कि वो 1300 रुपए किलो। कोई मछली मेरी 5000 से कम नहीं आ रही। प्रॉन्स की बात करो तो 2500 रुपए किलो। या ये हबीब भाई मेरे साथ चीटिंग कर रहे हैं। डबरा मछली जो है ना वो जो मेरे 600 घर रुपए 650 आपको मिल जाएगी अच्छी। वो क्या है? डबरा, डबरा? रहू 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 मछली। अच्छा, मुझे सर नाम भी नहीं इसके ना पता है। जो मुझे सालमन पसंद है वो मिल ही नहीं रही यहाँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बट आई लव कहीं कॉपरे। जाएगा। पाकिस्तानी मछलियाँ में टेस्ट बड़ा बहुत है, टेस्ट बड़ी होता मजे है। की। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं। ये अल्जेरिया में 3 आदमी बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहे थे इलीगली, कि पकड़े ना जाएं। अब बंदा क्या करे, कोई खुदाई करके अंदर जाए। अब हर चीज़ का कोई ना कोई तोड़ है, तो उन्होंने क्या किया, वो भेड़े नहीं होती शीप, वो बन गए। उसका भेड़ वाली जो है ना उसका गेटअप कर लिया, नहीं, और उसके बाद मुंह भी वैसा कर लिया कि भेड़े बन के हम जाएंगे तो कोई हमें पकड़ेगा नहीं। और पिक्चर देखो कितनी फनी है। और पकड़े गए? पकड़े गए। पकड़े गए, जाहिर है पकड़े गए। और कितने लोगों की जानें भी जाती हैं क्या मतलब, बोट के जरिए भी लोग लोग बस बाहर जाना है। मैं कहती हूँ कि देखो जरा थिंकिंग, हाँ कि ये कि हम भेड़े बन के जाएंगे तो नहीं पकड़ेंगे यार। क्या व्हाट वर योर थिंकिंग? जरूर पकड़े जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं क्यों पकड़े नहीं पकड़े जाएंगे? जाएंगे? और अगर पकड़े नहीं गए 1% 2% है ऐसे जो बच निकलते हैं, लेकिन फिर भी इलीगली रह रहे होते हैं, जहाँ भी रह रहे होते हैं, बचते बचाते सिक्योरिटी वो लॉ इन्फोर्समेंट से बचते जहाँ रह रहे हैं, छापा लग जाता है वहाँ पर, फिर आपके कोई राइट्स नहीं होते हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है ज़ाहिर है इन मामलों में। लेकिन बड़े अजीब सी बात है कि भेड़ भेड़ बन बन के ये हाँ जी। फोटो देखो जरा। हाँ। अच्छा, लेकिन ये क्या हाँ ठीक है। लेकिन ये कि अब हम थोड़ा बात करते हैं ये कराची में, और वैसे भी ओवरऑल सर्दी आ चुकी है। अब कराची में खुश्क सर्दी है, बारिश पता नहीं कब होगी, तो उसकी वजह से मौसमी बीमारियां ज़रा कम हो जाती हैं। लेकिन अभी खांसी, नज़ला, जुकाम, सांस लेने में दुश्वारी, ये सब हो रहा है छोटे बच्चों को खास तौर पे। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर सईद साहब ने। बहुत शुक्रिया सईद साहब, अपने वक्त दिया हमें। मुझे बताएं इस वक्त कौन से अमराज ऐसे वायरल ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं लोगों को, अस्पतालों में रश जो बढ़ रहा है, मरीजों की तादाद, क्या शिकायत लेके आ रही है ज़्यादा? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेब और नादिया, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और ये बीमारियां तो अमूमन कराची में हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है, लेकिन क्योंकि जो आपने मौसम के साथ तनासुब से टॉपिक रखा है, तो ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन इस वक्त केसेस ज़्यादातर आ रहे हैं। जो रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, क्योंकि वो एक चेन होता है, एक बंदा बीमार होता है, वो खांसता है, चीखता है, फिर दूसरे बंदे को ट्रांसमिट कर लेता है। तो इस वक्त ज़्यादातर जो वायरल केसेस हैं वो जिसमें राइनो वायरसेस है, इन्फ्लुएंजा के केसेस आने शुरू हुए, और अभी तो ये शुरुआत है, वक्त के साथ साथ ये केसेस बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि सर्दियाँ बढ़ती हैं तो क्लोज कांटेक्ट बढ़ जाता है, और बीमारी जो है क्लोज कांटेक्ट से ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसमिट होती है, और इसी तरह केसेस जो है बढ़ते चले जाते हैं। तो अच्छा, ये निमोनिया के भी केसेस आ रहे हैं, निमोनिया के भी आई थिंक आ रहे हैं। निमोनिया के केसेस भी बिल्कुल आ रहे हैं, स्पेशली स्कूल के बच्चों में ये केसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि वो एक क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, एक बच्चा बीमार होता है, फिर दूसरे को ट्रांसमिट करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस चेन को ब्रेक करें। अगर कोई एक बच्चा बीमार है तो कोशिश करें कि वो फौरी तौर पे वो 1-2 दिन छुट्टी कर लें, या अगर छुट्टी नहीं कर भी पा रहा है तो वो खांसने चीखने, और उसको हम एडिकेट सिखाएं, बड़ों को भी छोटों को भी, कि दूसरे के मुंह पे ना खांसे, और जब खांसना हो या चीखना हो तो ये एल्बो सामने लेके आए, ताकि जो जर्म्स है वो
दूर तक ना फैले। डॉक्टर साहब मास्क तो खत्म ही हो गया है इसका इस्तेमाल, लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ कोविड में ही मास्क पहनना था। मैं बल्कि कहीं पहन के जाती हूँ तो लोग मुझे ऐसे देखते हैं क्या हो गया, आप छुपा रही है ना, आप वही हैं। ये मैं इसलिए कर रही होती हूँ कि आई एम स्टिल स्केयर्ड कि जी कोई बीमारी किसी से लग ना जाए, आपको फ्लू वगैरह, और अगर मुझे खांसी जुकाम है तो किसी को मेरे से ना लग जाए। लेकिन अब ये बिल्कुल खत्म हो गया कि आप बीमार हैं, किसी के हाथ में मास्क नहीं है, कोई मास्क नहीं पहन रहा। ये बड़ा बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि मास्क के इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियां रुक गई थी और आपने देखा था कि जी बिल्कुल कोविड समेत बाकी बीमारी भी कम हो गई थी। नज़ला, जुकाम, खांसी और एलर्जी जो डस्ट वाले बीमार थे वो भी कम हो गए थे। तो मास्क का इस्तेमाल तो मेरे ख्याल में जिस तरह हमारा जो वेदर है और बाहर मौसम के अलावा कचरा और धूल मिट्टी है, उसमें तो हर वक्त मास्क का इस्तेमाल जब बाहर बंदा जाता है तो वो इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कोविड के बाद इस वक्त बिल्कुल उसका इस्तेमाल ना होने के बराबर है। और जिस तरह आपने कहा कोई पहन भी रहा होता है तो उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो बीमार है। तो इवन बीमार शख्स को भी मास्क पहनना चाहिए। उसका फायदा ये होता है कि दूसरे लोग बीमार ना होते हैं। और अगर आप एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं, खुद आप मास्क पहने ताकि बाहर की मिट्टी धूल आप इनहेल ना करें और बीमार ना हो। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत यूजफुल टैक्टिक्स हैं कि बीमारी, एक बंदा बीमार हो उससे 10 लोग और ना बीमार हो। तो ये अगर जिस तरह इस्लामी इक़दार भी है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, उसमें ये भी एटिकेट्स है कि जब आपको छींक आए, खांसी आए, या जिस तरह हमारे यहाँ लोग थूकते हैं, राह चलते हैं वो थूक लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं, तो उससे डॉक्टर साहब हमारे जो बुजुर्ग थे हमेशा घर से निकलते हुए मुड़ते थे, बेगम रुमाल दे दो। मेरे अब्बा कभी नहीं मैंने देखा कि घर से बाहर गया हूँ बगैर रुमाल के, और वो रुमाल मस्ट होता था सबके पास, हमारे जो बुजुर्ग थे। अब किसी के पास क्या टिश्यू ढूंढ रहे हैं, टिश्यू होता ही नहीं कभी, जहाँ जरूरत है वहाँ टिश्यू नहीं होगा कभी, तो रुमाल रखने का रिवाज ही खत्म हो गया। कुछ भी ना हो तो उससे बेहतर ये कि ये एल्बो सामने लेके आए। अच्छा, ये ऐसे आप ठीक होंगे तो ये ज़्यादा बेहतर ये है कि आपके जो जर्म्स है वो दूर तक नहीं जाएंगे और महदूद हो जाएंगे। तो ये टिकेट्स जो है हमें खुद भी सीखने चाहिए और बच्चों को भी सिखाने चाहिए। उससे फायदा होता है कि कोई एक चेन ब्रेक हो जाता है, चेन ब्रेक हो जाता है। तो चलो बीमार है और बेसिक मैनर्स हैं ऑफिस में लोग, बिल्कुल ये जी स्कूल में सिखाना चाहिए, स्कूल्स में ये जाना चाहिए। आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सारे स्कूल्स को कहे कि जी बच्चों को ये आप मास्क का यूज और ये जो है सिखाएं और मैंडेटरी हो। और डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि ये खुश्क मौसम की वजह से भी है, बारिश अगर हो जाती है तो ये थोड़ा वायरल कम होगा, फजाई आलूदगी इसका बड़ा एक फैक्टर है जो कि इसमें बिल्कुल, क्योंकि ये मतलब बीमारी तो जर्म्स की वजह से यूजुअली होती है, और जब वेदर ऐसा होता है तो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, उस पे जर्म्स बैठ जाते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा दूर तक जाते हैं। तो अगर बारिश हो जाती है और ये डस्ट बैठ जाता है तो उससे ये फ़ायदा हो सकता है कि ये जो ट्रैवलिंग व्हीकल टाइप पार्टिकल्स को मिलते हैं वो कम हो जाएंगे और उस बीमारी जो है निस्बतन कम हो सकती है। तो लेकिन उसके अलावा जो हम एज अ ह्यूमन बीइंग और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमने जो हिफाजती तदाबीर करनी है और अपने दूसरे को सिटीजन्स को बीमारी से बचाना है, तो वो भी बड़ा ज़रूरी है। और पब्लिक हेल्थ जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर जो है वो हम डॉक्टर साहब आप फ्लू शॉट को कितना रिकमेंड करेंगे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए कि लगाना चाहिए, इसका फायदा है या नहीं है? बीमारी से बचने के 4 बड़े स्टेप्स हैं, जिसमें एक प्रिवेंशन है जो कि आप वैक्सीन के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा है कि जब प्रोटेक्शन है, जब बीमारी हो तो आप अपने आप को उससे दूर रखें, जिसमें जिस तरह ये टैक्टिस मैंने बताया कि आसपास वायरस से बैक्टीरिया, आप मास्क पहन लें, ये पहन लें। तीसरा, जिसको बीमारी हो जाए वो अर्ली डिटेक्शन है, उसको सही तशखीस करें टेस्ट के थ्रू और डॉक्टर के मशवरे से उसको बर वक्त तशखीस करें, और आखिर में है इलाज या रिस्पॉन्स। तो ये चारों स्टेप्स सारे इंपॉर्टेंट हैं। नहीं, फ्लू शॉट का नहीं डॉक्टर साहब, मैं पूछ रही हूँ आपसे फ्लू शॉट फॉर प्रिवेंशन, सीजन आया है तो मैं फ्लू शॉट लगा लूं, बच्चे लगा लें ताकि हमें फ्लू ना हो, इन्फ्लुएंजा वगैरह भी, उससे भी बचत होगी क्या? बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था कि फ्लू शॉट प्रिवेंशन में आता है। तो अगर आप प्रिवेंशन का एक स्टेप कर लेते हैं तो काफी हद तक आपकी जो बीमारी रुक जाती है। तो फ्लू शॉट भी प्रिवेंशन या तो आप एज अ वैक्सीन काम कर रहा है, रिकमेंड करेंगे। इसमें बिल्कुल किन के लिए नहीं है, किन के लिए नहीं है फ्लू शॉट? क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि ये जो लैब्स हैं उसके अंदर भी पोस्टर लगे हुए हैं कि हम फ्लू शॉट लगा रहे हैं, तो कहाँ से लगवाना चाहिए और किसके लिए नहीं है? फ्लू शॉट लगा के ये नहीं समझना चाहिए कि अब 100% महफूज हो गई। ये जिस तरह मैंने बताया 4 स्टेप्स है, जिसमें से एक स्टेप जो है ये प्रिवेंशन वाला है। तो क्योंकि फ्लू शॉट जो है वो ये वायरस इन्फ्लुएंजा का तब्दील होता रहता है, तो हर वक्त जो है एक नया फ्लू शॉट हर साल अवेलेबल होना चाहिए। तो अब आई डोंट नो कि यहाँ पे वो अवेलेबल है। नहीं, बिल्कुल है। और डॉक्टर साहब बच्चों के लिए सही है, बच्चों के लिए सेफ है? कितनी उम्र के बच्चे लगा सकते हैं इसको?
बिल्कुल बच्चों के लिए सेफ है। वैक्सीन जितने भी अवेलेबल हैं वो उसमें बिल्कुल बाकायदा ये रिसर्च हुई है कि ये बच्चों के लिए सेफ है। जी जी। और वो लगाने और जरूरी इलाज से ताकि मुतालिक भी बीमारी- डॉक्टर साहब बता दें, होम रेमेडी भी होती है ना ज़रा सर्दी से बचने के लिए, वो क्या हो सकता है, घर में आप क्या कर सकते हैं? जिस तरह मैंने चारों स्टेप्स बताएं, तो पहले आप प्रिवेंशन पे फोकस करें। बीमारी हो जाए, जाहिर बात है उसको डिटेक्शन के तशखीस हो कि कौन सी बीमारी है, चाहे या वायरल है या बैक्टीरियल है, तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए गैर ज़रूरी तक, जब तक कंफर्म ना हो कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिस तरह निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, तो डॉक्टर के मशवरे से फिर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, ये जो आप काफ़ी लोग इम्यून बूस्टर यूज़ करते हैं या कहवा का इस्तेमाल, ये मुफीद इसलिए है क्योंकि ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को स्मूदन कर लेता है, सांस की नाली जो है बेहतर हो जाती है, और इसमें इम्यून बूस्टर इस तरह नेचुरल चीज़ें होती हैं जिससे इम्यून बूस्ट होता है। तो बीमारी से पहले रूटीन इस्तेमाल इसका बेहतर है, लेकिन जब बीमारी हो जाए तो डॉक्टर के मशवरे से अपना इलाज करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक तो जो है, एलर्जी भी इलाज से परहेज ज़रा ज़्यादा सिवियर हो जाती है इस मौसम में, और एक साइनस का मसला, नाक बंद रहती है, Dryness की क्या करें? स्प्रे का भी होता है, ज़्यादा अरसा इस्तेमाल ना करें, और वो नमक वाला पानी भी काम नहीं कर रहा, तो क्या क्या करें साइनस के लिए? नोज ब्लॉकेज? इसमें बेहतर यही है कि एक तो इन्वायरमेंट को क्लीन रखा जाए, ह्यूमिडिटी जो है प्रॉपर हो, क्योंकि ज़्यादातर ये ड्राइनेस होती है जिसकी वजह से मसला एग्रेवेट हो सकता है। और कोई बच्चा पहले से अगर या बड़ा उसको पता है कि उसको इस्तेमा है या एलर्जी कांस्टेंट है, तो वो अपने जो डॉक्टर के मशवरे से अद्वियात है वो अपने पास रखें, और माहौल को साफ रखना, उसको प्रॉपर ह्यूमिडिटी का होना ज़रूरी है। अगर ड्राइनेस है तो वो ह्यूमिडिफायर जो है वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। डस्ट से, और जो एलर्जन जिनको पता है कि इस चीज़ से एलर्जी है, उससे अपने आप को दूर रखना चाहिए, और डॉक्टर के मशवरे से जो प्रॉपर इलाज है वो करना चाहिए। और ये मुझे बताएं, जो स्मोकिंग करते हैं लोग, इंतहाई मुज़िर सेहत है ये, स्मोकर ज़्यादा जो मरीज आ रहे हैं उनमें उनकी भी बड़ी तादाद होती है? स्मोकिंग यकीनन ये फेफड़ों के जो अमराज मजीद एग्रेवेट करते हैं, और जो लोग लॉन्ग चेन स्मोकर्स हैं और मुसलसल स्मोकिंग करते हैं उनके फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। वेप भी? तो वो न सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि वो दूसरे लोगों को भी नुकसान बेशक। पहुंचाते हैं जो उसके आसपास बैठे, जिसको हम पैसिव स्मोकर्स कहते जी, हैं। जी। तो कोशिश करनी चाहिए कि पहले डॉक्टर तो साहब, ये इज्तिनाब करें, वेप भी public- खतरनाक है, शीशा और वेप ये भी उतना ही डैमेजिंग है? बिल्कुल वेव ये इक्वली खतरनाक है। कुछ लोग खुशफहमी में है कि शायद जी। ये खतरनाक नहीं है, लेकिन इसमें भी ऐसे केमिकल्स हैं जो कि इंसानी जिस्म के लिए मुज़िर हैं। तो इस पे ये नहीं करना चाहिए, इक्तिफा नहीं करना चाहिए कि ये उससे बेहतर है। यकीनन ये भी नुकसानदेह है, और वेव का इस्तेमाल रिसर्च से साबित हुआ है कि इसमें काफ़ी मुज़र जी। अज्जा शामिल है जो इंसान के जिस्म के लिए बिल्कुल, नुकसानदेह है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर एहतियात सईद साहब। इलाज से बेहतर है। बेहतर है, बिल्कुल ऐसे ही और एहतियात जी, इलाज है। तशख़ीस सेहत के लिए मुज़र है। हाँ, और आपने जो और बच्चे एहतियात दो की ही बात की, अच्छे। मेरे जहन में ख्याल है बच्चे दो ही अच्छे वाली जो बात है ना, तो उसमें कि बच्चों को चाहिए कि माँ बाप के करीब रहें सर्दियों में, बिल्कुल, तो ये एहतियात इलाज से वो बेहतर हो ड्यूटी जाएगी। हाँ, बच्चे माँ बाप के करीब रहेंगे तो जरा ये होगा, और आप भी अगर माँ बाप अपने बच्चों को करीब रखेंगे तो फिर मसले हल हो सकते हैं। जी, ये और उनको बताएं ये ऐसे छींकना है और खांसना है। छींकने वाली हम बात जहाँ तक ये ऐसे तो स्कूल्स में मुझे लग रहा है कि ये सबको कहना चाहिए कि बच्चों को सिखाएं, हैं, ताकि उनको एक हैबिट बन जाए। स्कूल से जो सीखते हैं ना, वो हम घर बताते हैं ना, लिफ्ट नहीं कराते बिल्कुल, थे, हाँ। तो वो सब बच्चे जब करेंगे ना तो उनको इनके जहन में रह जाएगा, यार जब खांसना है, छींकना है, इतने महंगे महंगे बिल्कुल, स्कूल ये नहीं सही सिखा बात रहे। है। हर और बच्चा इतना आप शुरू- सीरियस हो गए, शुरू- ऐसी बात करके आप बिल्कुल जो है ना वो मैं- जो हमने बिल्कुल, सर्दियों वाली बात कर दी है ना, बस ब्रेक ले लें। ब्रेक ले लो। ब्रेक ले लें प्लीज डॉक्टर साहब, ब्रेक लो। ब्रेक ले लें। जी, वेलकम Welcome बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। राइज एंड शाइन में अब हम बात करते हैं अबाउट दिस मूवी, जी। जिसके सोशल मीडिया पे आप बहुत सारी क्लिप्स देख रहे हैं, और नाम मुझे समझ नहीं आ रहा। धर्मेंद्र, पता नहीं क्या नाम है, धुरिंदर ही है कुछ ऐसे हाँ करके जी। है। तो खैर। इंडिया में जैसे हमने बताया था, कल भी जिक्र किया था, बॉलीवुड में ओरिजिनल स्टोरीज खत्म हो गई हैं, ओरिजिनल हीरोज भी मेरे ख्याल उनके पास कोई नहीं है। जो फिल्में बना रहे हैं, जिस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, फ्लॉप हो रही है एक के बाद एक। तो क्या किया जाए? कुछ ऐसा किया जाए कि पाकिस्तान में तरतरी मचे, उसकी प्रमोशन को ये कैश करें अपने मुल्क में और लोग देखने आए। बिल्कुल, शिकस्त के बाद कुछ घबरा से गए हैं ज्यादा, और इस मूवी में सारी स्टार कास्ट ले ली उन्होंने। संजय दत्त भी इसमें है, रणवीर भी इसी में है, अर्जुन रामपाल भी हैं, अक्षय खन्ना भी हैं, तो सभी इस मूवी में हैं। और पाकिस्तान पे बेस करके इंडियन एजेंसी, पाकिस्तान की एजेंसी और पाकिस्तान के हालात वाक़यात, पॉलिटिकल जमातें, और ये सब कुछ इसके अंदर है। अब कंटेंट क्या है वो तो जब रिलीज होगी तो पता चलेगा कि कितना पाकिस्तान क्या के बारे असल में बाद में बताती हूँ। बात बड़ी फनी है कि अब अपने ये
भारत अपनी एयरफोर्स या आर्मी को लेके कोई पेट्रियोटिक फिल्म बनाएंगे तो लोग मारेंगे कि यार बस कर दो। तो उनको पता है, वरना ये नोट किए कि उसके बाद से अपनी ना कोई एयरफोर्स बना ही नहीं रहे मूवी, डर के मारे। नहीं तो दुबई एयर शो पे आपने देखा क्या हुआ? जब शेर खुले और उनके जो और शाहीनों से मुकाबला हुआ तो बहुत बुरा हुआ। तो 7-0 पे जब वो गिरे हैं, उनके जो तैयारे हमने जो तबाह की हमारी एयरफोर्स ने माशाल्लाह, उसके बाद अब उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि एयरफोर्स और आर्मी को लेके कोई फिल्म बनाए और लोगों को मजीद बेवकूफ़ बनाए, वो बनेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा चलो जी अब शिफ्ट करें, अब पाकिस्तान का हम क्या इसका चोरी कर सकते हैं। तो कंटेंट जनाब, लेकिन पता है दुबई एयर शो पे क्या हुआ है? इंडिया के फोर्सेस के एहलकार पाकिस्तानी स्टॉल पे गए जहां पाकिस्तान की ज़ाहिर और JF-17 थंडर की बड़ी तारीफ वगैरह हुई और वो बड़े मुतासिर दिखाई दिए। फिर पाकिस्तानी फोर्सेस के जो लोग थे उन्होंने कहा कि भाई ठीक है आप हमारे उसमें आए हैं और बहुत अच्छी बात है, तो लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। ओह वाओ, तो मतलब भारत के एयरफोर्स वाले इंप्रेस थे, हमारे उधर आके वो पहुंचे और वहां सेल्फियां बनाई उन्होंने, बिल्कुल। और हमने चाय भी ऑफर की। अच्छा, चाय जब ऑफर की तो यकीनन उन्होंने सोचा होगा कि ये क्या हो रहा है, चाय तो सोर पॉइंट हो गया ना इनका। टी इज फैंटास्टिक, सोर पॉइंट हो गया इंडिया नो। तो खैर बड़ा मजे की बात रही और हमसे बहुत ज्यादा मुतासिर है वो, और वहां पहुंचे और सेल्फीज वगैरह भी बनवाई। अच्छा जी, तो हम इस मूवी की जरा बात करते हैं ना, और इस मूवी की हम इसलिए बात करें, हमारे साथ गेस्ट जो है वो नेहा लाज हैं, जो कि खुद एक प्रोड्यूसर है, मूवी प्रोड्यूसर हैं, और उन्होंने एक मूवी बनाई थी चौधरी के नाम से, और वो चौधरी असलम पर ही थी, उनको ट्रिब्यूट दिया था। चौधरी असलम जिनको शहीद कर दिया गया था पाकिस्तान पुलिस के, कराची पुलिस के एक जबरदस्त ऑफिसर, जिन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ जो ऑपरेशन और सारी चीजें सबके सामने ही है। तो नेहा को जरा वेलकम करते हैं। नेहा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो नेहा आप कैसे, जब आपने ये ट्रेलर देखा भारत की ये फिल्म का, तो आप भी उछली होंगी और आपने कहा होगा ये क्या? आज से कुछ ये हुआ ये कि मेरा फोन तकरीबन 3 दिन से इस तरीके से फुल है कि हर बंदा कहता है आपने तो 2022 में फिल्म बना दी है और आपने हीरो को हीरो की तरह दिखाया है और यहाँ पे उसकी एंट्री बिल्कुल एक विलन जैसी है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? तो मैंने कहा ऑब्वियसली मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने तो एक हीरो को प्रोटेक्ट किया था कि वो रियल हमारा हीरो है। तो अब वो फिल्म आएगी तो पता चलेगा, मगर अभी तक ट्रेलर में तो ऐसा लग रहा है कि वो चौधरी जो है वो विलन है। तो ये हीरो उसमें दिखा किसको रहे हैं कि जी जो गैंग वाले लोग हैं वो भी विलन हैं, पुलिस वाले भी विलन है, तो इसमें हीरो किसको दिखा रहे हैं? अपनी एजेंसी के लोगों को दिखा रहे हैं, उसमें भी किरदार है अर्जुन रामपाल वगैरह और ये सारे हैं उसमें, तो वो अपनी एजेंसी भी है उनकी, इंडियन एजेंसी, उसे हीरो दिखा रहे होंगे वो ऑब्वियसली। क्यों नहीं? ऑब्वियसली उनको हीरो दिखाएंगे, हम तो हमेशा नेगेटिव होते हैं, कोई भी फिल्म कंप्लीट नहीं होती ना हमारे बिना, तो अब हमारे हीरोज को लेके जो है वो फिल्म बनाएंगे और उस पे लाइमलाइट्स लेंगे। यहाँ क्या ऑब्सेशन है, इंडिया को क्या ऑब्सेशन है? तो बॉलीवुड तो ऐसा था कि दुनिया उनको देख के कॉपी करती थी, अब तो वो कॉपी कर रहे हैं दुनिया को, कभी कोरियन कंटेंट, कभी जी टर्किश कंटेंट और फिर हमारा कंटेंट। तो ये उनको मसला क्या है, ऐसी ऑब्सेशन, और उनकी ओरिजिनलिटी कहाँ खत्म हो गई है, किधर चली गई है कि एक फिल्म नहीं बन रही उनसे, एक गाना नहीं ओरिजिनल बन रहा? आई थिंक टॉलीवुड ना पूरी तरीके से जो है ना उन पे हावी हो गया है, तो अब वो वहां से भी कोई चीज नहीं उठा पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की तरफ आए। तो इस चीज को हम नेगेटिव वे में ना लें, हम पॉजिटिव वे में लें कि देखो उनको स्टोरी चलाने के लिए या अपनी फिल्म इंडस्ट्री को उठाने के लिए हमारे हीरोज की नीड पड़ गई, या हमारे जो भी वर्ड एवर उन्होंने रिमांड किए या जो भी रखा उसमें उनको हमारी नीड पड़ रही है। नहीं, पॉजिटिव तो हम ले ही रहे हैं, नेगेटिव क्यों लेंगे हम? लेकिन बात ये है कि देखिए वो दिखा जो कुछ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है ना, कि वो सनी देओल की मूवीज और अक्षय कुमार की मूवीज और वो सारी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा। फिर एक और नया मैंने चीज में देखी कि सारे ही स्टार्स को ले लिया। ये भी मुझे लगता है कि जहां जिस मूवी में सब मौजूद हो, वो कोशिश होती है, एक्स्ट्रा एफर्ट होती है कि किसी को देख के तो पब्लिक आएगी। हाँ, और ये कि ऐसे जिसमें ज्यादा स्टार्स हो उसमें बजट फिर कहीं और से भी आ रहा होता है ना, फंडिंग फिर आपकी हुकूमत से और मोदी मीडिया को जो सपोर्ट करता है, तो आप समझ जाए ना क्या है, पैसे आ रहे हैं तो इसलिए जब ज्यादा पैसे आएंगे तो स्टार्स भी ज्यादा आएंगे। इससे पहले भी एक फिल्म बनी थी सूर्यवंशम, उसमें भी बहुत हैवी कास्ट थी, बट वो फिल्म आई थिंक अपना बजट कंप्लीट नहीं कर पाई थी। बिल्कुल। तो मुझे पता है आपके जो चौधरी असलम आपने बनाए थे और आपने ये संजय दत्त को देखा, कौन किसकी पर्सनैलिटी, क्योंकि मुझे तो जो असली चौधरी असलम थे ना, सबसे अच्छी पर्सनैलिटी उनकी लग रही है। ये बात तो हकीकत है कि चौधरी साहब की पर्सनैलिटी जो थी वो उसको कॉपी किया जा रहा है, तो उसको मतलब मैंने जब तारिक साहब को कास्ट किया था तो उनको भी बकायदा उनका गेटअप करवाया था, उनको क्लासेस दिलवाई थी, फिर भी जाहिर सी बात है कि वो बात नहीं आई थी जो चौधरी साहब की है, तो वो नहीं आ सकती थी। और उन्होंने संजय दत्त का भी अच्छा गेटअप किया है, और वो वैसे संजय दत्त जो है वो बहुत अच्छे परफॉर्मर है, तो वो अच्छे अपने तौर से लग रहे हैं, पर चौधरी असलम जो हमारे रियल हीरो हैं उनकी बात ही अलग है। सही है।
तो ये आपने अपनी मूवी में क्या दिखाया था, मुझे बताएं, थोड़ा सा बताएंगी कि जो जिन लोगों ने नहीं देखी होगी मूवी, तो उसमें और कैसे ये उससे कैसे कितनी डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है? हमारी मूवी टोटली डिफरेंट है क्योंकि हमने तो बायोपिक की थी जिसमें हमारे साथ सेंट पुलिस ऑन बोर्ड थी। अच्छा। और हमारी फिल्म में जो है वो तमाम पुलिस जितनी भी थी वो सब ओरिजिनल थी। और सेकेंडली हमने सारे जितने भी एमक्यूएम के हालात है 90 से लेके, एमक्यूएम मैंने नाम ले लिया, सॉरी, 90 से लेके जो 2014 तक के हालात थे वो हमने दिखाए हैं, मगर पॉजिटिव वे में रख के, क्योंकि हम लोग, आपको पता है सेंसर बोर्ड का इशू होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको देखते हुए हमने वो पूरी स्टोरी को जनरेट किया। तो टोटली डिफरेंट है और अपने रियल हीरो को बताया कि वो हीरो बना कैसे और फिर किस तरीके से उसकी शहादत हुई। तो और इस तरह की मूवी में रिसर्च बहुत जरूरी होती है, आपकी ऑथेंटिक रिसर्च होनी चाहिए। हमारी तकरीबन कोई 3 इयर्स लगे थे उसके अंदर, और हमारे साथ सिंध पुलिस प्रॉपरली हमें कोऑपरेट किया, हर तरह से सपोर्ट किया हर चीज में। मतलब इसके लिए तो मैं कहूँगी जितना शुक्रिया अदा करूँ खत्म है। और उस फिल्म को बनने में भी तकरीबन 3 साल लगे थे, बहुत मेहनत की थी। मेरी पहली फिल्म थी, उसको फिर एज ए डायरेक्टर भी मैंने कंप्लीट किया था। सो मेरे तो दिल के बहुत करीब है और उस फिल्म ने मुझे बहुत अच्छे नाम से नवाजा। बट ये कि भी हमारे पास सैनमास कम है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, मगर अदरवाइज फिल्म नॉर्मली बहुत अच्छी है और बायोपिक है, तो टोटली डिफरेंट है। टोटली डिफरेंट। मेरे ख्याल अब तो जरा किसी टीवी पे आप चैनल पे इसको रिलीज करें ताकि ज्यादा लोग देखें, और क्या ख्याल है आपका? अभी मुझे सब कह रहे हैं री रिलीज करो सैनमास पे, तो मैं पाकिस्तान में अभी हूँ नहीं। दूसरा तो मैंने कहा किसी चैनल से बात करती हूँ, उनसे कहती हूँ वो लगा लें, क्योंकि एडिट तो है, थोड़ी बहुत और एडिट करना चाहे तो एडिट करके लगा लें। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे मुल्क के लिए जो चीज अच्छी होगी वो मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन पता है नेहा, हमें पता है कि क्या होने जा रहा है। बल्कि मैं तो कहती हूँ ऑनलाइन इसकी स्ट्रीमिंग आसान कर दें विद गुड प्रिंट एंड एवरीथिंग, ताकि वहाँ के लोग भी देखेंगे जी असली तो ये है। वो अपनी हुकूमत पे और अपनी मीडिया पे भरोसा तो करते नहीं है वहाँ की अवाम, तो इसलिए वो जरूर देखेंगे हमारी फिल्म के भाई यहाँ असली जो है हमें पता चलेगी कहानी और इनका पता चलेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो रियल स्टोरी है चौधरी की। 90s से जब वो 94 में जब वो भर्ती हुए थे तब से लेके जब उनकी शहादत हुई है 9 जनवरी 2014 में, तब तक की वो पूरी स्टोरी है। लेकिन आप देखें, हम नया समझ सकते हैं कि क्या होगा इसके अंदर, क्योंकि इसके जो हिदायतकार है वो जनाब उन्होंने एक फिल्म बनाई थी उड़ी, द सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्पेशलिस्ट हैं इनको। हाँ जी, ये सर्जरी के लिए इनको भेज दें। सर्जिकल स्ट्राइक उन्होंने फिल्म बनाई थी, जो कि इस फिल्म पे 7 करोड़ रुपए लगाने के बाद जब उसका पहला कट आया 3.25 घंटे का, तो लिटरली मेरी हालत खराब हो गई थी। इतना पैसा लगाने के बाद ये क्या बनाया है। सही बात। फिर मुझे उनको निकालना पड़ा और उनकी वजह से मैंने उस फिल्म को खुद डायरेक्ट करके फिर उस पर बाकी कुछ 1.25 करोड़ रुपए और डाल के फिर वो फिल्म मैंने कंप्लीट की। बट उसके बाद कुछ हद तक के सेंसर बोर्ड पे भी कटी, तो काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा मुझे। मगर सबसे मैं ये कह रहा था कि ये मूवी बना रहे हैं धुरिंदर करके जो मूवी है, उसके हिदायतकार ने पहले बनाई थी। इसकी बात करें। ओके मैं समझी नहीं, मैं इस मूवी के डायरेक्टर, उससे पता चल रहा है कि उनका कंटेंट होने क्या जा रहा है, मूवी क्या होने जा रही है, क्योंकि उन्होंने उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक्स बनाई थी। बिल्कुल ऐसे। हाँ, तो अब देख लेना, अब कॉन्सेप्ट नहीं बचे हैं, तो अब आगे इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो उनको चौधरी, लेकिन आप मुझे बताएं, आप भी ज़रा प्रोड्यूस किए मूवी, कुछ एथिक्स होते हैं मूवी बनाते वक्त? क्योंकि इस मूवी में भी हमने जो इसके ग्लिम्सेस देखे या जो कुछ भी उसमें हमारे पॉलिटिशियंस की और किसी भी, और बाकी कोई ऐसा कोई इंटरनेशनल बॉडी होती है जहां आप कंप्लेन कर सकें, शिकायत करें कि हमारे जो है हीरो को इन्होंने गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है। वैसे इनकी फिल्मों में बहुत होता है, ये अपने भी जो है ना हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को हमेशा गलत ही पोर्ट्रे करते हैं, इन पे केसेस ही हमेशा होते हैं। तो हम भी जो है, आई थिंक हमें भी कंप्लेन कहीं करनी चाहिए कि ये गलत जो है ना हिस्ट्री के फैक्ट्स और हमारे हीरो को गलत उसमें दिखा रहे हैं विद रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्टली। और हमारी जो है बेनजीर साहिबा, तो उनकी पिक्चर भी यूज की गई है, और इसके अलावा जो हमारे हीरो है उसको वाकई में उसको नेगेटिव वे में दिखाया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनको परमिशन लेनी चाहिए थी, प्रॉपर नाम यूज किए हर बिल्कुल, क्योंकि इसकी परमिशन तो मुझे भी नहीं मिली थी। सिवाय क्योंकि मुझे भाभी ने नाम यूज करने के लिए सिंध पुलिस ने, उन्होंने मुझे अथॉरिटी लेटर लिया था, उसके लिए भी मुझे 7 महीने लगे थे, इतनी परमिशंस थी। और भाभी की भी एनओसी ली थी मैंने, नौरीन भाभी की। बिल्कुल, तो क्योंकि देखिए आप बिल्कुल कैरेक्टर ऐसा दिखाते हैं जिसमें आप अंदाजा कर सकते हैं कि भाई इसकी बात हो रही है। राहुल गांधी पे अगर आप कोई बनाएंगे तो आप दिखा देंगे कि भाई वो कैसा है, दिखने में कैसा है, ताकि लोग रिलेट कर सके। लेकिन आप दिखाई दे राहुल गांधी को,
तो ये तो बिल्कुल अलग और बात है। शोर मचाना इसलिए जरूरी है ताकि उनकी आवाम को पता चले कि एक बार फिर जो है आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जो वो मान भी लेंगे, उनको तो आदत होगी, उनको पता है। तो ये मगर इसलिए इसके लिए- इस पे डिस्कस करना और इस पे सोशल मीडिया पे शोर मचाना बहुत जरूरी है। और हाँ, और possible case सेकंडली भी करना उनसे चाहिए। सवाल किया जाए ना कि उन्होंने हर किसी का ओरिजिनल नाम यूज किया है, इसकी तो परमिशन होती ही है। एग्जैक्टली अब मुझे नहीं लगा कि अगर बॉर्डर पार ये पता वाकई में इट्स अ सीरियस मैटर। बिल्कुल ऐसे। इसके लीगल भी चीजें हमें पूछनी चाहिए कि आप किसी भी मुल्क के आप हीरो को लेके उनका नाम यूज करके गलत डिस्टॉर्ट करके फैक्ट्स आपने मूवी बना दी Movie और बना रिलीज, दिया। और ये सिर्फ इंडिया में तो नहीं रिलीज होगी ना, ये तो पूरी दुनिया में होगी। अब पता- इनकी पूरी दुनिया वहां में रिलीजेस release हमें होगी। रोकनी चाहिए ऑनेस्टली। अगर यहाँ नहीं है अपने मुल्क में जो भी सबको बना लें बेवकूफ, बट इंटरनेशनली आई थिंक इसको हमें बैन कराना बैन चाहिए। करा चाहिए। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये दिखा रहे हैं ना सब सारे मामलात ये 90s से लेके आगे तक के, फिर ये इंडियन इन्वॉल्वमेंट भी दिखाएंगे। जो इंडियन तो एजेंट्स यहाँ पर obvious आते बात हैं, है, जो obvious स्लीपर बात सेल है, जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां, जो बॉम्ब ब्लास्ट किए गए कराची में, बिल्कुल। जो दहशतगर्दी कराई गई मुख्तलिफ इलाकों में, कभी किसी को मार दिया, कभी किसी को मार दिया, तो वो इंडिया के एजेंट्स का भी यकीन, आप फिर अगर हिम्मत है तो जिक्र करें ना वो, इसमें अगर आप असल में फैक्ट्स पर एक दिखा रहे point हैं। है, एक मेरी फिल्म में एक लास्ट में कॉल है कि जो चौधरी साहब के ब्लास्ट के लिए कॉल जाती है तो वो 4 बाहर से आती है, नाम नहीं लेना चाहूंगी, इतने लोग समझ जाएंगे इस चीज जी, को ना। जी। ठीक है, तो वो चीज के लिए मुझे काफी हिडन रखा गया था और मैं चाहती थी कि वो नाम मैं यूज करूं, उसके बावजूद मुझे उसकी परमिशन नहीं मिली थी। तो क्या अगर हम इनके हीरोज या किसी के ऊपर मूवी बनाते हैं और प्रॉपर ये नाम लेते हैं, हर किसी का प्रॉपर नाम लेकर उसको नेगेटिव वे में पोर्ट्रे करते हैं, तो क्या उनका रिएक्शन होगा और हमारी आवाम का रिएक्शन क्या होगा? बिल्कुल अभी बिल्कुल। ये ना मतलब फैसला करें ना कि अगर वो लोग हम उनके लिए बनाते हैं, उसके बाद हम तो खैर बना ही नहीं सकते, हमारे तो हाथ पांव ही बंधे हुए, हम लोग बनाना ही नहीं चाहते, मगर वो लोग जो बनाते हैं उसके लिए कुछ तो हम लोग आवाज उठाए ना। बिल्कुल सही आप कह रही हैं नेहा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो ये देखो ना उसका से सोचा जाए तो गलत हो रहा है। अगर हम और मोदी पे इंटरनेशनल movie रिलीज बनाएं, पे इस पे इंटरनेशनल रिलीज पे इस पे लगाने चाहिए बैन। वैसे मोदी पे मूवी अगर हम बनाएं, बनानी चाहिए हमारे क्यों नहीं? प्रोड्यूसर्स को, क्यों मोदी पे नहीं? बनाएं, बाल ठाकरे पे बनाएं, जी। एक्सट्रीमिस्ट जो जमातें हैं उन पर जरा बनाएं तो पता चलेगा, वो फिर एक्चुअल बिल्कुल। पिक्चर नजर आएगी आपको। ये चाय कि वाले क्या जो हैं, सोचा है। किलर ऑफ गुजरात, इन पे हाँ। फिल्म बिल्कुल बननी चाहिए वैसे। बुचर ऑफ गुजरात, इन पे बुचर ऑफ फिल्म बननी गुजरात के नाम से आप चाहिए। दे ये आपके पास इतने जबरदस्त तो सब्जेक्ट्स हैं, इन पे क्यों नहीं आप फिल्म बनाते हैं? मैंने पहले भी कहा, लेकिन पता है मसला सब समझो कि इस हार के बाद पाकिस्तानियों से जो मार खाई है इन्होंने भारतीय फौजियों ने, एयरफोर्स ने, उसके बाद अपनी क्या एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को लेके वो किस मुंह से फिल्म बनाए, तो वो तो दरवाजे हो गए बंद, इनके अपने लोग जो है हंसेंगे इनके ऊपर। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं हम कुछ पाकिस्तान से और कंटेंट लें। और हम सुकून से इसलिए बैठे, नॉकआउट के बाद ज़ाहिर है हम जीत गए तो सुकून से बैठे ना हम जिसको नॉकआउट किया वो परेशान है। बिल्कुल। एक तो आप break कुछ भी कह दें, हीरो हमेशा हीरो ही रहता है। हाँ, कोई एक break हीरो लेना, को break के बाद हम हीरो वापस बना आएंगे। नहीं सकता। बिल्कुल, तो एक break के बहुत ही कर लें। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और राइज एंड शाइन में आपको मैं बताऊं कि आप और मैं, हम जैसे जो लोग हैं, पता नहीं तुम उसमें हो या नहीं सॉरी जो निकाल दिया मुझे, लेकिन एक वो जनरेशन है जिसने टेक्नोलॉजी से पहले, इंटरनेट से पहले वाले भी टाइम देखा है वो थोड़े से हो गए मेरा ख्याल उसमें है। थोड़े से उसमें उसमें है, भी ऐसी बात नहीं है ना, वो वाला टाइम। और फिर टेक्नोलॉजी चीजें, पहला वो मोटा वाला मोटरोला फोन, और हमने अपने बिल्कुल सामने ऐसी सारी देखा चीजें, वो ट्रांजिशन देखी हाँ। ट्रांजिशन, इसको कहते हैं ट्रांजिशन, पुराने दौर से नए दौर में आप आए हैं। अब तो पता नहीं हमने इसका देखा क्या नाम है, जेन LMNOPQ, लेकिन हम वो स्पेशल हैं, मिलीनियल बिल्कुल। कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कहते हैं, कुछ है, कोई नाम है हमारा, मुझे नहीं पता मेरा नाम तो हमारा खैर दुनिया भर में अभी जो हम ज़ाहिर है राब्ते हमने के जरिए देखा अब आपसे बात कर रहे हैं ना, वैसे तो किस किस से बात कर, लाखों करोड़ों लोगों से हम इसके जरिए बात कर रहे हैं, इस कैमरे के जरिए, और फिर टेलीविजन पर वो एयर हो रही है चीज सारी। तो वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जा रहा है आज, और 1996 में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम जनरल असेंबली ने यह करारदाद मंजूर की थी, दुनिया भर में 21 नवंबर को टेलीविजन डे मनाया जाएगा, और उसके बाद से ये दिन मनाया जा रहा है। और दोज वर द डेज, आपकी मेमोरीज देखें, अब देखो ना, जब टीवी आता था घर में तो एक बड़ी यानी बड़ी बात सेलिब्रेशन होती होती थी कि भाई टीवी आ गया है, ब्लैक एंड व्हाइट पहले आया। और ज़ुहैब ये देखो आज जो स्क्रीन देखने से कितने इसके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि बच्चों को सीजर्स हो रहे हैं, ब्रेन वेव्स कहते हैं वो जो है ना पक रहे हैं हमारे। और टीवी का कुछ नुकसान इतना नहीं होता था, ज्यादा से ज्यादा ये कि करीब से बैठ के नहीं देखना करीब से बैठ के टीवी, देखना। ज्यादा आंखें खराब होंगी,
आवाज आहिस्ता रखो, दैट्स इट। उसके अलावा ना कोई भयानक हमारा ना कोई वेव्स वाला सिस्टम नहीं था। बिल्कुल। और कितना मुझे तो अभी भी टीवी पसंद है भाई देखिए, बिल्कुल आप ये राब्ते का जरिया, मालूमात तक आपकी रसाई, खबरें, एंटरटेनमेंट सब टीवी में होता था। और हमें याद है कि हम कार्टून का इंतजार करते थे, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब करते थे मॉर्निंग उस वक्त, और उसमें छोटा सा कभी हैकल एंड जैकल का 1 से 1.5 मिनट की आती थी वो कार्टून, पूरे 7 बजे आता था। हाँ, और 7 बजे बॉम्बे। आती थी मेरी स्कूल की गाड़ी। बस, कोई ना ये तो कोई बहाना बना देख के चले जाएगी कि यार 5 मिनट लेट हो जाऊं, मैं अपना कार्टून देख लूं। बिल्कुल ऐसे ही। उस एक कार्टून के लिए मुझे कसम से वो इतना अच्छा, फिर शाम में क्या होता था? शाम में 4:40 पे, 4:40 मुझे टाइम भी याद है, 4:40 पे कार्टून आती थी, ठीक है, उसमें पिंक पैंथर वगैरह, टॉम एंड जेरी, ये वो। और फिर इस तरह की एन्चेंटेड पेंसिल आती थी, एक आता था नाइट राइडर, फिर चिप्स और वो सारी चीजें, मैगाइवर आता था, चिप्स। हाँ, ये चिप्स वैसे हमसे पहले था। अच्छा, और उसके बाद क्या होता था? कव्वाली शुरू हो जाती थी रात में 12 बजे, टीवी बंद। हाँ, बस फरमाने इलाही, हमारा तराना, खत्म, ये होता था। और फिर एंटेना, एक खास किस्म का एंटेना हर किसी के घर पे, देखो और सिग्नल्स नहीं आ रहे, उसमें प्लेट्स और लगा दो तो सिग्नल सही आएंगे। फिर बहुत वो एक बात थी, ठीक है वैसे, बहुत ठीक है। मैं सबसे छोटा था घर में, मेरा काम ही ये था कि जाओ बेटा जरा एंटीना सही करो। अब खड़े में आ रहा है, नहीं आ रहा, अच्छा, आ रहा है, नहीं आ रहा। मैं मिडिल मैन होती थी। अच्छा, जो नहीं बच्चा सीढ़ियों पे बीच में खड़ा होता था, जो मैं रास्ता बनाती थी, मेरा होता था कि नीचे अम्मी ने बताना है, अम्मी को कभी नहीं, अम्मी को तो हमको काम ही नहीं कोई कहता था। अम्मी होती थी कि जिसने बताना है कि जी हो गया, आ गया टीवी। उसके बीच में एक बहन, मैं को तीसरे नंबर पे ना एजेंट होती थी रेलवे में, उधर से मैं रास्ता करती थी, अब्बा थोड़ा और घुमा, थोड़ा सा भाई को कह रहे हैं, क्या बात थी। खैर उसके बाद वो एंटीना के बाद तो फिर आगे बढ़ा मामला, और उसका डिकॉर्डर आ गया, उसके बाद डिश टीवी आ गया, LNBs आ गई। अब वो LNBs का भी सिलसिला है, कभी याद है अच्छी तरह, LNB हिल गई, कोई आंधी तूफान आया, बारिश हुई, डिश ने भी बड़ा दुख दिया। डिश ने वो आहिस्ता आहिस्ता ना वो एक, जब आप देखना चाहें तो डिश ठीक होती ही नहीं थी, हिल गई, हवा चली, बारिश हुई, हिल गई, उखड़ गई, सिग्नल नहीं आ रहे हैं, और किससे शिकायत करें। लेकिन देखिए बड़ा जबरदस्त स्ट्रॉन्ग मीडिया में पहले रेडियो होता था ना, तो रेडियो के जरिए आप वो विजुअल और ऑडियो आप नहीं सुन रहे, सिर्फ ऑडियो सुन रहे होते थे आप, अब ऑडियो विजुअल आ गया, तो लोगों के लिए नई सी बात थी कि यार हम देख भी रहे। ड्रामे के लिए यकीन करें, वो जो एंकर होती थी वो बताती थी इस ड्रामे के लिए हमें ताउन किया, और पूरी एक लिस्ट होती थी, वो लिस्ट इतनी लंबी, 5 मिनट बैठ जाओ, ताउन किया है, ये ताउन होता गया, बस बैठे रहे। और ताउन के बाद फिर 9 बजे आता था खबरनामा, बड़ा ताउन होता था। हाँ, खबरनामा पूरी फैमिली मिलके बैठती थी, बच्चे खैर चले आते थे, लेकिन खबरनामा पूरे देख रहे होते थे कि भाई क्या क्या खबरें हैं और किस तरीके के, फिर एक दूसरे डिस्कस हो। क्या बात थी वैसे, क्या देखो, कंट्रोल्ड एंटरटेनमेंट और कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन, हमारा ना दिमाग ठीक था उस वक्त कि हम लोग बड़ा अच्छा फंक्शन करते थे कि यार कुछ इमेजिनेशन यूज करते थे। अब हर वक्त ब्रेन फॉग कह रही हूँ, ब्रेन फ्रॉग ही वैसे ब्रेन फॉग रहने लगी है, बिकॉज ये जो है ना हमारा फोन, इसने कर दिया हमें पागल, और यह आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिमाग को खा रहा है। और मैं आपसे कहूँगी प्लीज 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 बच्चों को इनकरेज करें, उनको स्क्रीन पे कोई देखना है तो टीवी पे देखें, स्मार्ट टीवी पे देखें, इस पे ना देखें, इस पे ना देखें, इस पे देखें, सिर्फ आप देखें। अच्छा, वो भी बता देना, वीकेंड पे मूवी भी लगती थी भाई, पाकिस्तानी मूवी लगती थी जो मैं रात को भी हमें याद है, वो लोग देखते थे। अच्छा, लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी बात की, बिल्कुल सही बात की है कि अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप देखे ही जा रहे हैं, कम्युनिकेशन एक दूसरे से खत्म हो गई आपकी, यानी मैं और आप कम्युनिकेट कुछ नहीं कर रहे, एक दूसरे से तबादला ख्याल नहीं हो रहा हमारा, हम सिर्फ आता जा रहा है, इनफ्लो आता जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन, ये रील के जरिए 5 मिनट की, हम 1 मिनट का कार्टून हम देखते थे, 1-2 मिनट का पूरे दिन में आता था, हम कहते थे यार कभी ऐसे भी हो सकता है कि हम सारा दिन कोई टीवी पे कार्टून आया, अरे कैसे बातें कर रहे हो। और आज वो टाइम है, लेकिन हम कार्टून देखते ही नहीं, सारा दिन आ रहा है, कोई नहीं बच्चे कार्टून नहीं देख रहे, बच्चे रील्स पे लग गए, कार्टून देखना छोड़ दिया। बिल्कुल। और आप देखें, आप जब हुकूक की बात करते हैं, ये भी अगर इसको सीरियस उस पे जाए, आप राइट्स की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की, वुमेन राइट्स की बात करते हैं, तो ये टेलीविजन ही तो है जिसके जरिए हमें पता चला है कि आपके हुकूक क्या है, हमने बोलना सीखा, आपने सुनना सीखा, ओढ़ना, पहनना, चलना, कितनी बात करनी है, कितनी नहीं, हमने बहुत सीखा टीवी से। और हमारे सिखाने वाले सब वो लोग, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, मैं कहती हूँ सलाम है आपको, अल्फाज का चुनाव, तमाम न्यूज़ के लोग, आप सबको सलाम है, बिल्कुल, जो हमने सीखा आपकी वजह से। अल्फाज का चुनाव, अदायगी कैसे होती है, डिसेंसी क्या होती है, क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी, किस तरीके से मुखातिब करना है लोगों को, इंट्रोड्यूस कैसे कराना है गेस्ट को, सब हमने वहीं से सीखा। फारूक कैसे मेरे उस्ताद जी, उनको भी आज याद कर रही हूँ बहुत। अच्छा जी, तो उसी दौर की जरा याद हम ताज़ा कर रहे हैं, टेलीविजन की यादें ताज़ा हो रही हैं, तो उसी दौर के पाकिस्तानी मूवीज़ के विलन असलम परवेज़, उनको कौन भूल सकता है, उनकी बरसी मनाई जा रही है।
और उस वक्त तो ज़ाहिर मूवीज़ का एक रुझान, लोग सिनेमा जाके देखते थे, कोई नई मूवी आई है और उसमें तो बड़े हिट विलन हमारे। फिर मंडे को आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, फीडबैक देते रहेंगे। वीकेंड नादिया और ज़ुएब को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।